कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डायरेक्टर सुमित शर्मा सर से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस सेमिनार के उद्देश्य और विषय को विस्तार दें। सर, सबसे पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और पूरे कौटिल्य एकेडमी जबलपुर परिवार की ओर से रोहित सर को एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उपलब्धि आपने हासिल की है, ये निश्चित रूप से संस्कारधारी जबलपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। सर जबलपुर से ही हैं, ठीक है, तो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में से यूपीएससी जैसे सबसे बड़े एग्जाम में हमारे शहर से, हमारी संस्कारधानी से सिलेक्ट होकर, और अब जैसे कि अभी हम नीचे बात कर रहे थे, सर से पहले भी डिस्कशन हो रहा था कि संभावनाएं हैं कि फॉरेन सर्विसेज में सर का चांस बन रहा है। तो इसलिए उसके लिए सर अग्रिम शुभकामनाएं, और माँ सरस्वती से यही विनती रहेगी कि निश्चित रूप से आपको वो मौका मिले जिसके लिए आप इतने समय तक तैयारी करते रहे। तो दोस्तों, आज जिस उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो उद्देश्य अपने आप में एक यात्रा के पूर्ण होने का है। सर भी जब एक विद्यार्थी थे तो निश्चित रूप से जैसे आज आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं, कभी सर भी इसी तरह से रहा करते होंगे। तो ये जो यात्रा का पूरा जो चरण है, वहां से आप जहां पर आप अभी हैं और वहां से यहां तक का एक जो सफर पूरा हुआ, वो सफर निश्चित रूप से इतना आसान नहीं रहा होगा, है ना। कई पड़ाव आए होंगे, उन सारे पड़ावों से गुजर कर यहां तक सर आए हैं, पहुंचे हैं, और वो जो उनका अनुभव है, वो अनुभव आज वो आपके साथ शेयर करने हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का अभी जो हमारा अपकमिंग सेशन है, इसके माध्यम से आप सभी के अंदर जो भी अपने तरह अलग तरह के सवाल चल रहे थे, परीक्षा को लेकर, तैयारी को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ गए आप लोगों ने प्रश्न अपने लिखकर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आज का जब ये पूरा सेशन हमारा हो जाएगा तो आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और आप भी अपनी यात्रा पूरी करके हमें मौका देंगे कि हम आपको फिर यहाँ इनवाइट करें और आपके अनुभव से आपके आगे आने वाली जनरेशन जो है लाभान्वित हो। तो यही उम्मीद है। चलिए आज इस सेशन को हम चालू करते हैं। आज के सेशन को जो है एक नॉर्मल सेमिनार के वे में जैसे एक होता है, उस तरीके से थोड़ा सा नहीं रख रहे हैं, कुछ अलग तरीके से इसको यहाँ पर कर रहे हैं। चीजें वही हैं, सारी वही चीज हैं, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लाने के और उद्देश्य से यहाँ एक नए तरीके से हम आज का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें सर से मैं आपके बिहाफ में, आपकी ओर से आपके प्रश्नों को सर से पूछूंगा, ठीक है। वहां मेरे भी कुछ प्रश्न होंगे वो भी आपके लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर तो हम लोग क्लास में वैसे भी देते रहते हैं, ठीक है ना, पर हम लोग की बातों पर कितना असर होता है, और एक वो इंसान जो सिलेक्ट होकर आपके सामने आए, उनकी बातों का एक अलग असर निश्चित रूप से होता ही होता है, ठीक है ना। तो बस चालू करते हैं उस श्रृंखला में, ठीक है। तो सर, मेरा जो पहला प्रश्न है, सबसे पहला जो सवाल है सामान्य सा, कि कब आपके मन में आया कि आपको, जैसे कि आपने अभी सर ने भी बताया कि आपने एमपीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम भी निकाला, आपने यूपीएससी एग्जाम भी निकाला, तो कब आपके मन में आया कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ तैयारी आपको करनी चाहिए? ये मैं सच बताऊं कि चलिए मैं सच बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी, जेईसी में था मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करी, फिर मैं एमबीए करने के लिए चला गया दिल्ली में। वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में, अर्न्स्ट एंड यंग, आप लोगों ने सुना होगा, अर्न्स्ट एंड यंग में हो गया। अब वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि
कि कोई थी जो प्रिपरेशन कर रही थी, बट आई वॉज नॉट रियली अवेयर ऑफ कि यूपीएससी में क्या है। इनफैक्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे यूपीएससी का यू भी नहीं पता था कि क्या है। बट एक एग्ज़ाम होता, एक उसमें उस टाइम पे क्या था, 2013 की बात है, CSAT का पेपर भी होता था जिसके मार्क्स जुड़ते थे। अब जो है मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। तो मुझे और जो बंदी थी वो DU से थी। तो DU के जो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमर्स में बहुत अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, मैथ्स में थोड़े से वीक होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मेरा चांस है कुछ, तो मैं पढ़ाना मैंने चालू किया, मैंने कुछ CSAT कुछ पढ़ाना चालू किया। बट फिर क्या हुआ कि ग्रेजुअली मेरा ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो वहाँ से क्या हुआ कि जब मैं काम कर रहा था, सैलरी वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। बट ये एक रियलाइजेशन हुआ कि कुछ एक दूसरा कुछ ऐसा करना है जिससे मैं कुछ ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। तो उसी के लिए फिर मेरा प्रमोशन होने वाला था 2014 में। मेरा प्रमोशन 2 साल में प्रमोशन होते हैं। तो मैंने ये सोच लिया कि यार अभी अगर मैं जॉब छोड़ के नहीं आया तो मैं वो जॉब नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि सैलरी और आपकी इंक्रीज हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेंगी, ठीक है, और ज़्यादा जूनियर्स आएंगी। बट फिर उस टाइम पे मुझे ये रियलाइजेशन था कि यार मुझे अगर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मैं प्रमोशन के सिर्फ 1 महीने पहले मैंने वहाँ से क्विट कर दिया और मैं आ गया जबलपुर। और फिर देन वाज द टाइम जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में उद्देश्य आपको मिला जिन वजहों से भी, फिर वो वजह भी पूरी हो पाई सर क्या? आप लोगों ने वो मूवी देखी है शादी में जरूर होगा, तो बस ऐसे क्या लगता है सर कि कैंडिडेट को यूपीएससी या एमपीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस स्टेज से करनी चाहिए? कब ऐसा लगता है? एक तो वो जो जैसे आपने बताया कि आप जॉब में थे, जॉब में एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पर आपको ऐसा लगा कि वहां जाना चाहिए। बट आजकल एक जैसे हम इस चीज को देख रहे हैं कि बच्चा स्कूल लेवल से कहीं ना कहीं ये चाहने लगता है कि उसे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या आईएफएस जाना है। तो क्या लगता है कि सबसे सुटेबल टाइम क्या है जब बच्चे को प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट एक बेसिक लेवल पर कर देनी चाहिए? देखिए, पर्सनली मेरे को तो ये रियलाइजेशन काफ़ी लेट हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, एमबीए कर लिया था, जॉब कर रहा था मैं, तब मेरे को ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं पिछली बार लवासना भी गया, मैं जब लवासना जो मसूरी में ट्रेनिंग होती है, तब सर जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरे को मैंने देखा कि बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्टर्स भी हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है। तो जब मैंने उनसे बात करी तो मेरे को एक बात क्या रियलाइजेशन हुआ कि अगर ये चीज़ हम अपने कॉलेज लेवल पे अगर चालू कर देते हैं तो ये जो टाइम होता है जब हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है एक्चुअली लाइफ में, वो रियलाइजेशन काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो द वेरी फैक्ट कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन इटसेल्फ बहुत अपलॉडेबल है, बहुत तारीफ के काबिल है कि अभी आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ मेरे को ये एग्जाम देना है। थैंक यू सर। अगर आप एमबीए करने के बाद उसी डोमेन में मान लीजिए अच्छा प्रमोशन और सारी चीजें भी होती, वो कंटिन्यू चलती, तो और आज जब आप जैसे आपने अभी यूपीएससी 2018 में भी आप एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और उसके थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफरेंस फील होता है सर दोनों सेगमेंट पर? डिफरेंस तो काफ़ी है सर। जॉब जो होती है, प्राइवेट जॉब होती है, पेमेंट बहुत अच्छी होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, एक आप लैविश लाइफस्टाइल आपकी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम वो अंदर ही अंदर एक वो जो बात होती है कि आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हो लोगों की लाइफ में, वो बहुत रियलाइजेशन नहीं हो पाती। जब आप सिविल सर्विसेज देते हो, जैसे अभी भी मैं इंडियन रेलवेज में कार्यरत हूँ, तो जो इम्पैक्ट जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम नेशन बिल्डिंग के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं हम, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइवेट जॉब उससे ये चीज़ आ सकती है।
तो फर्क तो बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस तो है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। थैंक यू। ये इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न किसी ने पूछा है, व्हाट इज योर प्लान बी इफ यू वर नॉट एबल टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसने पूछा है यार, एक बार खड़े हो जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ। प्लान अंशिका, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कभी भी इस भरोसे में नहीं रहता था कि मेरा प्लान ए एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हमेशा प्लान बी रखता था। इसीलिए जब मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था मैं, तो आई वॉज वर्किंग, मैं जॉब भी साथ में कर रहा था। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो आई वॉज इन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसीलिए मेरे पास ये था कि अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है, वो एक गैम्बल की तरह है, कभी एग्जीक्यूट हो जाती है, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। आप प्लान बी रखो। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ आधे से ज़्यादा लोगों ने एस्पिरेंट्स देखा होगा, ये जो प्लान बी वाला क्वेश्चन आ रहा है वहीं से आ रहा है। तो प्लान बी रखो यार, लाइफ में प्लान बी रखो। मतलब यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, योर एमपीपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ट्रीट इट जस्ट एज एन एग्जाम। और जब तुम अपना प्लान बी रखोगे और जब तुम उसको एक एग्जाम की तरह ही ट्रीट करोगे ना, तो तुम्हारा जो मेंटल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। जब मैं अपनी ही बात करता हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मुझे कभी भी ये इनसिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बोलते हैं और जो मेंटल इनसिक्योरिटी बोलते हैं, वो मुझे नहीं होती थी, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ प्लान बी। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, बट उसको इस तरीके से मत कर लो कि दैट बिकम्स योर लाइफ, उसको ऑब्सेशन मत बना लो। एंजॉय द प्रोसेस। जब तुम एंजॉय करने लगोगे प्रोसेस को, तो वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात ही नहीं आएगी। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन थिंग, और आप बहुत बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अब चूंकि आपने एमपीपीएससी, पहले एमपीपीएससी आपने क्रैक किया और देन उसके बाद आपने यूपीएससी 2 बार क्रैक किया, तो क्वेश्चन ये है कि सर कि एमपीपीएससी का वो कहीं एक्सपीरियंस कहीं यूटिलाइज हुआ आपको यूपीएससी के एग्जाम में, उसको निकालने में कहीं कोई चीज हेल्प करी इसमें? देखिए, जो प्रिपरेशन होती है वो एक तो कंटेंट वाला पार्ट होता है और एक होता है मेंटल स्ट्रेंथ वाला पार्ट, है ना। तो मेंटल स्ट्रेंथ, मुझे मेरा ऐसा पर्सनल मानना है सर कि जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब आप एक एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो आप में वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस ही लेके चलना, जब मैं एमपीपीएससी मेरा क्लियर हुआ तो उसी कॉन्फिडेंस से मेरे को समझ में आया कि हाँ, मैं एमपीपीएससी तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, अब बारी है यूपीएससी की। तो उसके बाद मैंने जब एमपीपीएससी क्लियर हो गया, तो फिर मैंने यूपीएससी के लिए जो स्ट्रेंथ मुझे मिली वो मुझे एमपीपीएससी से मिली। कहीं एमपीपीएससी के कोई कंटेंट या किसी सब्जेक्ट से को उस यूपीएससी लेवल पर एक अलग ही लेवल पर उनको डील करना पड़ा, या प्रीवियस नॉलेज को भी कुछ लेवल पर यूज हुआ सर? वो देखिए, 2 चीज़ें मुझे ऐसी लगती है सर जो बहुत कॉमन होती है दोनों एग्जाम्स में। जो पहली चीज़ है वो ये होती है स्पीड। जो एमपीपीएससी का पेपर जो होता है वो मेरे को लगता है मतलब उससे ज़्यादा स्पीड वाला एग्जाम कोई होता ही नहीं है। आप एमपीपीएससी में जिस स्पीड से आपको लिखना पड़ता है, और अगर आपको पेपर खत्म करना है, अगर आपने पेपर खत्म कर लिया एमपीपीएससी, तो जो स्पीड मेरी जो डेवलप हुई वो मेरी एमपीपीएससी से डेवलप हुई, जो मैंने यूपीएससी में भी करी, और इस वजह से मैं 2 बार यूपीएससी भी क्रैक कर पाया। और दूसरी जो चीज़ है सर वो ये है कि प्रीलिम्स में, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में एमपीपीएससी का जो कंटेंट था वो काफ़ी कम होता था। आप लोग जब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कॉलम दिया रहता है, कॉलम ए और कॉलम बी, मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन। तो आप एमपी का इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो, इतनी डिटेल में पढ़ लेते हो, कई बार ट्राइब्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार डांसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब आपको इतनी सारी जब चीज़ें पता रहती है ना, तो आप 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो, और यूपीएससी का प्रीलिम्स में आप 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो आप एमपीपीएससी के नॉलेज की वजह से वो आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप क्लियर कर लेते हो। इससे होता क्या है कि आप जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, जो है, मैं मानता हूँ कि 85 to 90 जो मार्क्स हैं, वो कोई एक अच्छा स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है वो सबके आ जाते हैं, और 110 से जो कम होते हैं वो बहुत ही कम लोगों के आते हैं। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन का जो डिफरेंस आता है, मुझे लगता है वो अगर आप एमपीपीएससी देके यूपीएससी देते हो तो उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट बहुत फर्क पड़ता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बहुत समय से चीज़ों को देख रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है,
और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जो उनमें अच्छा पोटेंशियल है, सारी चीजें होती हैं, बट और वो एमपीपीएससी लेवल पर अपने फुल पोटेंशियल को अप्लाई भी करते हैं, पर जैसे ही उनके सामने बस यूपीएससी वर्ड ही अगर बोला, मतलब कि क्वेश्चन अभी तो लाया ही नहीं है, केवल अगर उन्होंने वर्ड ही बोल दिया कि यूपीएससी, तो उनका मोरल बड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का होने लगता है। तो ये फियर फैक्टर, मतलब कि अगर पोटेंशियल है तो ये फियर फैक्टर को कैसे इनके मतलब कैसे हटाना चाहिए, ये लोग कैसे हटाएं उस चीज? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपीएससी को ना बहुत ओवर हाइप करके रखा हुआ है पूरे सिस्टम ने, सब जगह पे जो यूपीएससी का सिस्टम है कि बहुत ओवर हाइप्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अनअटेनेबल है, और ये वाली सब चीज़ें होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा फ्रेज है जिसको कहते हैं मेथड इन मैडनेस। मेथड इन मैडनेस मतलब बोला जाता है ना, मतलब यूपीएससी में पागलपन, जुझारूपन की बहुत ज़रूरत होती है, बट मेथड इन मैडनेस का मतलब है कि हर मैडनेस में भी एक मेथड होनी चाहिए। तो अगर उसी यूपीएससी को भी अगर आप देखेंगे, तो यूपीएससी को भी अगर आप सही तरीके से अप्रोच करेंगे, और अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि कुछ एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आप उस सिलेबस की डिटेल में जाएंगे और आप हर चीज़ की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये यूपीएससी का जो फियर फैक्टर वाली चीज़ है बहुत दिन तक रहेगा। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि जब भी वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करे सर, तो इस तरीके से करें कि सिलेबस तो उनको सबसे पहले याद हो, चाहे आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब तक आपको सिलेबस याद नहीं है, जब तक तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। पहले अच्छे से सिलेबस याद करो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। मतलब सचिन तेंदुलकर भी जो है वो नेट प्रैक्टिस करता था ना, कोई भी गेम खेलता हो ये, बट उसके पहले उसकी बहुत ज़्यादा नेट प्रैक्टिस होती थी। तो वो जो नेट प्रैक्टिस है वो आपका सिलेबस है, और वो नेट प्रैक्टिस आपके मॉक एग्जाम्स है। जब तक आप वो अच्छे से नहीं करोगे, आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत रेडी नहीं रहोगे। तो वो अचीव करिए, जैसे जैसे आप मॉक्स देंगे, जैसे जैसे आप सिलेबस को जानते जाएंगे, चीज़ें, आपका जो फियर फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि जो केवल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो इस बात को नोट करके रखेंगे, ठीक है, कि आप अगर एमपीपीएससी लेवल पर क्वालिफाई होते हैं तो आप उम्मीद करें कि अपनी जर्नी आगे भी बढ़ा सकें, ठीक है। एक सर कॉमन क्वेश्चन है, और हमारी जो हमने सीक्वेंस जो मैंने बनाई थी उस पर भी कहीं ना कहीं आता है कि एमपीपीएससी या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट करनी होती है, तो जैसे कि अभी तो एक आपने सबसे पहला पॉइंट बताया कि सबसे पहला कंपलसरी स्टेप है कि आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए पहले का। तो ये मेरे ख्याल से आपने नोट करी होगी ये सारी बातें, ठीक है, कि सिलेबस की इंपॉर्टेंस जो सर ने बताई कि आपको पूरा सिलेबस एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, इंटरव्यू स्टेज तक, कि फाइनल स्टेज तक आपको किस किस क्या क्या चीजें आपको फेस करनी है, किस तरीके से। अब उसी में बहुत सारी बातें, और हर जगह सबसे पहला एक जो वर्ड निकल कर आता है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स मतलब ये कहते हैं कि प्रिपरेशन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करनी चाहिए, देन फिर हमें आगे जाना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो अभी अपनी पिछली बात हो रही थी, मैं उसी को थोड़ा और सब्सटेंशिएट करूंगा। जैसे मैं जब ये बोल रहा हूँ कि सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, तो ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि हर कोई यही करेगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप यूपीएससी का मेंस का पेपर देखेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का जीएस2 का सिलेबस अगर देखेंगे, अगर किसी के पास हो अभी तो आप लोग देख लीजिए, उसमें ना आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं 20 टॉपिक्स दिए हुए हैं, और यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस भी आते हैं 20। अब यूपीएससी ऑल ऑफ अ सडन कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं दे देगा, इवन फॉर दैट मैटर एमपीपीएससी भी कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं दे देगा। जो एग्जामिनर रहते हैं और जो पेपर सेटर रहते हैं वो भी अकाउंटेबल होते हैं कि वो चेयरपर्सन को बताएं कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से सेट किया है। तो वो कहीं से भी आउट ऑफ द सिलेबस तो वो सेट करेंगे नहीं, एक का दूसरा क्वेश्चन एग्जाम की हाइप बनाने के लिए कर देते होंगे, बट मेजॉरिटी जो पार्ट है वो सिलेबस का ही होता है। तो अगर आप जीएस2 का अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, तो 20 क्वेश्चन है, और सिलेबस में भी जो है 20 पॉइंट्स मेंशन है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इसको अगर आपने पहचान लिया ना,
तो आपकी आधे से ज़्यादा लेवल ऑफ प्रिपरेशन है ना वो ईजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक उसमें टॉपिक लिखा हुआ है कि मतलब मेरे को इतना भी अब याद हो गया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स में ना आप देखेंगे हर साल एक क्वेश्चन आएगा। आप करेंगे क्या, कभी वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देंगे, कभी वो लेजिस्लेशन को लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देंगे, बट क्वेश्चन जो है उसी के अराउंड घूमेगा। तो जब आप समझ जाते हैं ना तो आपकी प्रिपरेशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि सिलेबस को रट लो। अब जैसे आप एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, तो अगर आप देखेंगे कि आखिरी के जो 4 पॉइंट्स हैं, सिलेबस के आखिरी के जो 4 पॉइंट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले ही हैं। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमेशा IR का ही होगा। तो जब आप पेपर को प्रिडिक्ट करने लगेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आप हमेशा देख लेना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो 10 मार्कर्स होते हैं वो होंगे काई के, वो होंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशन के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 होंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 होगा, वो होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का। इसी तरीके से MPPSC का भी पेपर एनालाइज करिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ी गाइड होती है। आप जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे किसी भी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सर बात आती है NCERT की, तो NCERT पढ़ना ज़रूरी है, मतलब 99% लोग पढ़ते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैंने शायद पहले शुरू में गलत गाइडेंस मिल गई या क्या था, मैंने NCERT शुरू में नहीं पढ़ी। मैंने पहले जो है थोड़ी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ ली, फिर इसके बाद फिर मैं NCERT में पढ़ा, बट उसका भी एक अलग मज़ा था क्योंकि फिर NCERT मेरे को थोड़ी ईजी लगने लगी। बट जो बड़ी बुक्स कवर करने में जो लगी है वो बहुत ज़्यादा थी। तो सही तरीका यही है कि आप पहले NCERT कर लें, और NCERT कर लें, NCERT से आप जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप करें, और फिर इसके बाद आप बड़ी बुक्स को करें। तो मेरी ये फॉल्ट है जो मत फॉलो करना, मतलब ये है, मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत फ्रैंकली इसको एडमिट करता हूँ कि ऐसा मत करना, NCERT पहले करो। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को NCERT की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। NCERT की जो इम्पोर्टेंस है स्टार्टिंग प्रिपरेशन में वो कितनी ज़्यादा है। थोड़ा सा आगे हम चलें और अपना इसको थोड़ा सा और एग्जाम्स के अंदर अपन जाएं उससे पहले एक थोड़ा लाइट क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा लाइट करते हैं चीज़ों को। During your preparation for a UPSC, how many articles you have read or studied? इसका क्वेश्चन है ये डेफिनेटली मेरी क्लास की किसी स्टूडेंट का लग रहा है, ऋषि का पटेरिया। आर्टिकल्स लाइक इंक्लूड्स व्हाट, मतलब किस टाइप के आर्टिकल्स पूछ रहे हो, मतलब न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल्स पूछ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पूछ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन वाले, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने देखो बेयर एक्ट तो मैंने नहीं पढ़ा है, बेयर एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, बट कोई भी आर्टिकल ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है उसको थरली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ है, मैं एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को। आर्टिकल्स की बात हुई तो आर्टिकल्स को आपको कोट करना एग्जाम में, चाहे MPPSC हो चाहे UPSC हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको कुछ अपने निमोनिक्स एक्रोनिम आपको वो बनाने ही पड़ेंगे। एक तो मैं ही आपको याद करा देता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल है इसका 324। अब 324 को आप याद कैसे भी कर सकते हैं। 18 आपको पता होगा, हमारी वोटिंग की एज है 18 ईयर्स। 18 जो है 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो आपने क्या कनेक्ट कर लिया, आपको दो चीज़ें याद हो गई। एक तो आपको CSAT में कभी आया कि 18 का स्क्वायर हो गया, तो आपने 18 हो गया आपको याद। आपको ये पता है कि वोटिंग एज कितनी होती है 18, ये आपको पता है, कॉमन सेंस है। अब आपको याद हो गया हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल नंबर 324 है। तो ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहो, तिकड़म लगाते रहो, और ये सब जब करोगे ना तो खुद पे बड़ी अच्छी फीलिंग आ जाएगी, अरे वाह मैंने क्या बढ़िया वाला निमोनिक निकाला है। और ये तो करो एक्सप्लोर करो, अपने आप बैठे रहो, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बहुत अच्छे निमोनिक बन जाते हैं। मतलब ये ऐसे सेशन हो रहा है, मैंने जो निमोनिक बनाया है वो मैं बता भी नहीं सकता, बट करो यार, खुद से करो चीज़ें, और अपने आप से जितनी बातें कर सकते हो उतनी बातें करो। थैंक यू सर। तो आर्टिकल्स की इम्पोर्टेंस भी आप समझ गए होंगे। एक जनरल क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के मन में रहता है
हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? इसका कोई जवाब नहीं है सर। हर किसी का लेवल अलग अलग होता है और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी किसी भी उससे मत जाओ। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उतना करिए, बट इतना इंश्योर करिए टाइमली अपने आप को चेक करते रहिए। ऐसा नहीं कि अपन बहुत चौड़ में हैं और अपन ये चीज़ बोल रहे हैं कि यार मैं तो 5 घंटे ही पढ़ लेता हूँ और मेरा हो रहा है। हर बार प्री क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको अपना टाइमली आपको चेक अपने आप को देना चाहिए, अपने आप को मॉक अपने आप को जो एग्जाम्स है वो देने चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है। उस हिसाब से आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से चीज़ों को घटा सकते हैं। और अगर जब तक ये वाला जो क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ स्टडिंग, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड आवर्स कुछ नहीं होते। अगर कोई टॉपर आपसे बोल भी रहा है कि यार 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, तो मत सुनिए उसकी। आप हो सकता है आप ऐसे हो कि आप 5-6 घंटे में निकाल लें। मतलब मैं तो खुद जॉब करता था, तो मैं 10 बजे से 7 बजे तक तो मैं ऑफिस में रहता था। 7 बजे के बाद आके थोड़ी बहुत दोस्तों से ऐसी बातचीत करता था, उसके बाद मैं पढ़ना चालू करता था। तो मुझे तो दिन के ऐसे 4-5 घंटे मिलते थे। वीकेंड्स पे जरूर मैं खींच लेता था। तो कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, बट एट द सेम टाइम इतना इंश्योर कर लो कि प्रिपरेशन अगर कम कर रहे हो तो प्रिपरेशन तुम्हारी ऐसा तो नहीं कि कहीं बाकियों से पीछे है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना, जो कोचिंग का एनवायरनमेंट होता है, जहाँ आप एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं, जहाँ आपको ये नहीं पता रहता कि अरे ये बाजू वाली का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं कम पढ़ रहा हूँ। तो ये एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इस एनवायरनमेंट में हो आप, तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई टेलीग्राम ग्रुप या इस तरीके से करो ताकि एक दूसरे से कंपैरिजन कर सको। तो इसीलिए और फिर अपना स्टडी आवर्स खुद ही डिसाइड करो कि मैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। ऋषिका का एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रगल यू फाइंड इन दिस स्टेज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रगल यू फाइंड इन दिस स्टेज? अब की जर्नी में अच्छा, यही है ऋषिका, यही है ना सर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बैकग्राउंड फिर से देना चाहूँगा। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो सर मेरा प्री भी नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया तो मैंने वो ले लिया, दिल पे ले ली बात किया, मतलब मेरा प्री भी नहीं हो रहा ही है, तो मैंने खूब इतने सारे मैंने MCQs किए ये है कि मेरा प्री हो गया पर मेरा मेंस नहीं हुआ। तीसरी बार जब मैंने दिया तो मेरा प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ। चौथी बार मैंने दिया, मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ और मुझे रेलवेज मिला। और अभी जब मैंने दिया प्री, मेंस, इंटरव्यू, रेलवे से बढ़ के शायद फॉरेन सर्विसेज मिल जाएगा। तो ये मेरे जर्नी है। तो स्ट्रगल तो होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने फेलियर से कुछ चीज़ें लर्न करें। मैंने हर स्टेज में अपने ये किया है कि इतना सीख लिया कि अगली बार वो वाली गलती जो है वो ना हो, तो उससे सीखे जरूर। डेफिनेटली सर, जितने भी हर्डल्स आते हैं हमें कुछ सिखा के ही जाते हैं। फिर से सर हम अपने एग्जाम्स पर लौटते हैं और UPSC या MPPSC सिविल सर्विस एग्जाम, जैसे कि हम सब जानते हैं प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 स्टेज पर है। तो इसमें अगर हम अब केवल प्रीलिम्स को फोकस करें, पहले राउंड को फोकस करते हैं, चाहे वो UPSC के एग्जाम की बात हो चाहे MPPSC पर, तो प्रीलिम्स को की अप्रोच प्रिपरेशन पर किस मोड पर कैसे रखनी चाहिए? सर जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है मेन से और इंटरव्यू से। प्रीलिम्स में जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर वो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ वो होने चाहिए। कि मतलब आप बहुत सारे अगर मॉक्स दें तो वो आपको सर्टेनली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मेरी पर्सनली ऐसी आदत थी कि मैं करीब 40 से 50 मॉक टेस्ट दे देता था। कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी भी कोचिंग का भी कुछ भी मॉक हो, मैं उठाता था, मैं उसको देता था। उससे होता क्या था कि अगर जब कुछ चीज़ आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करते हो ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा रिटेन रहती है। आप टेक्स्ट पढ़ते जाओगे, आपकी मेमोरी जो है वो लिमिटेड ही होती है सर। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ, जितने ज़्यादा कोचिंग हो, जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाओ, उतना ज़्यादा है। और दूसरी जो चीज़ मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स में गेस वर्क तो देखो करना पड़ता है। अगर आपसे कोई भी टॉपर ये चीज़ बोले कि नहीं वो तो प्रीलिम्स में बहुत कॉन्फिडेंटली 55 से 60 क्वेश्चन कर पाया, तो वो झूठ बोल रहा है, गारंटी झूठ बोल रहा है। 40-45 मैक्सिमम होता है जो आप कर पाते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप स्मार्ट वे होता है जिससे आप ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओगे।
तो वो स्मार्ट वे ऑफ एलिमिनेशन आपको सीखना है। देखो बेसिक 30-35 क्वेश्चन वाला जो प्रिपरेशन है वो हर कोई कर लेता है, ठीक है, पर वो 30-35 से लेकर आपको जो 55-60 तक पहुंचना है, उसके लिए आपको ये मॉक्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक चीज़ और बोलूँगा कि कभी भी जब आप एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, एमपीपीएससी में तो शायद अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना सर प्रीलिम्स में, ये बट एमपीपीएससी में नहीं है, बट यूपीएससी में होती है। मैं यही कहूँगा कि अपना जो पैटर्न है कि कितने मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ एक मॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। तो सर जैसे आपके अभी टेस्ट सीरीज वगैरह होती होगी है, तो मैं सबसे यही सजेशन दूंगा कि जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत रिगरसली करें और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें। मान लो पहला आप एग्जाम दे रहे हो और आपके 100 में से आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पर इसमें ये फायदा होगा कि आपको जो 50 चीज़ आपको नहीं पता थी, ये है सिर्फ आपको 2 घंटे के पेपर से आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मॉक तो दो ही दो, उसके साथ उस मॉक का एनालिसिस भी करो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए, और जितनी बुक पढ़ोगे वो कम ही होती है इन एग्जाम्स में। तो मॉक्स दो और खुश रहो बोल के। थैंक यू सर। सर एक और चीज जो यहाँ हम फिर ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के साथ कि बच्चे कभी कभी इनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत मेहनत भी करते हैं, सब सारी चीजें होती हैं, बट ये अपने आप को केवल कुछ सब्जेक्ट के साथ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे कि वो सब्जेक्ट से उनको प्यार हो गया हो, तो उसमें ये फील किया है कि अपने पोटेंशियल को वो दूसरे सेगमेंट और दूसरे और सब्जेक्ट जहाँ से और भी क्वेश्चन आने हैं, तो वो वहां तक अपने आप को ले जाने से खुद ही रोकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए ये प्यार करना तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर प्यार यूपीएससी से करो यार, या प्यार एमपीपीएससी से करो। तुम्हारा अल्टीमेट गोल जो है वो एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए। जितनी भी थीसिस लिखनी है, जितनी भी पीएचडी करनी है, जितनी भी उस सब्जेक्ट से प्यार करना है, वो एग्जाम करने के बाद, क्लियर करने के बाद कर लेना। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम लोग ने, सब लोग ने बुद्धिज्म पढ़ा होगा ना, बुद्धिज्म मध्यम मार्ग, हर मध्यम मार्ग अपना लो, हर सब्जेक्ट को बैलेंस वाला वेटेज दो। अगर तुम कुछ किसी से ज़्यादा प्यार कर रहे हो और किसी से ज़्यादा नफरत कर रहे हो तो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने क्या बताया, सिलेबस वाली चीज़, हर टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आएगा। अब तुमने अगर एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक को तुमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया, क्वेश्चन तो उसका एक ही आने वाला है। अब देख लो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट पे तुम्हारी पीएचडी ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हें एग्जाम क्लियर करना ज़रूरी है। सर मुझे लगता है ये प्रायोरिटी लोगों को खुद ही क्लियर करनी पड़ेगी। ये अपन लोग जितना भी समझाएं, तो ये बहुत ज़्यादा प्यार मत करो यार। मतलब पीएचडी करने के मतलब जब आप सर्विसेज में आ जाते हो ना, आप एमपीपीएससी क्लियर करोगे, आप यूपीएससी क्लियर करोगे, तो गवर्नमेंट आपको बहुत मौके देगी कि आप जाके फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। मतलब ये मैं गवर्नमेंट के आपको रूल्स बता रहा हूँ, आप कर लोगे तो उस टाइम जाके आपको जिस भी सब्जेक्ट से प्यार हो उस टाइम जाके पीएचडी कर लेना, ठीक है। अभी बट बैलेंस बना के चलो। थैंक यू सर, एक आपने अच्छा मैसेज दिया बच्चों को। उम्मीद करते हैं बच्चे इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, जो बात बोली गई है आप लोगों को कि यहाँ पर हमको बैलेंस बनाकर ऑल इन ऑल सारे सिलेबस को कवर करते हुए आगे चलना है, ठीक है। सर थोड़ा सा एक लाइट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया है कि मुझे बहुत नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। नाम नहीं पढ़ूंगा, पक्का कोई बैक बेंचर है नहीं, बट सर मतलब इस बात को मानना पड़ेगा, वो एक गर्ल है ये, है ना, बॉय नहीं है। और इन्होंने मतलब कि नाम लिखते हुए अगर ये क्वेश्चन किया है तो एक बड़ी बात है, मतलब काफी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है ये। सर मैं हैंडराइटिंग भी देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी है शायद सोते सोते ही लिखा है। बट सर ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, बट एक स्टूडेंट के साथ ये होता है कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उनको या तो ये नींद से परेशान है, उठने से परेशान है, ये एक वो चीज नहीं होती। तो एक टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल
पर कुछ आप कहना चाहेंगे सर? देखिए 24 घंटे सबके पास है, ठीक है। अब आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, सबसे पहले तो आप वो घंटे उसमें से हटा दीजिए जिन घंटों में आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने डिवाइड किया और आपको लगता है कि मेरे लिए 7 से 8 घंटे डेली का पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आप उन 7 से 8 घंटे को आप हटा दीजिए। इसके अलावा बाकी जो छोटी छोटी जो है सोने वाली जो चीज़ है, और सोने वाली चीज़ को अपन अलग करते हैं, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप देख लीजिए कि क्या है। अगर आपको लगता है कि आप बाकी की जो एक्टिविटीज़ है, नहाना धोना खाना पीना दोस्तों के साथ बात करना व्हाट्सएप करना जो भी है, वो आपको लगता है कि आपका 5-6 घंटे में हो जाता है, तो आप वो निपटा दीजिए। उसके अलावा जितना टाइम आपको लेना है सोने के लिए आप लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब सोना मत। अगर ये हो रहा है कि आप पढ़ाई करते टाइम भी सो रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव नहीं होगी आपकी पढ़ाई। तो इसीलिए ऐसे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि नहीं अगर कोई एस्पिरेंट अगर 7 घंटे से ज़्यादा अगर सो रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद यार 9 घंटे सोता हूँ, मैं कुछ भी वो नहीं है। तो सब है, सब कुछ चिल है, सब कुछ चीज़ें। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं समझ रहा हूँ एंग्जाइटी जो है अभी के जो क्वेश्चन आते हैं, बट ये ना एक जो हाइप क्रिएट करी गई है एग्जाम की कि नहीं सोना बहुत कम पड़ता है, ये वाली सब चीज़ें। जब तक आप फ्रेश होके पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे भी आप सो रहे हो, पढ़ाई आपकी बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। जो मेडिकल रिसर्च जो कहती है सर, वो ये कहती है कि 7 घंटे तो हर किसी को सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 7 घंटे से कम तो मत सो। बट एट दी सेम टाइम वो जो 7-8 घंटे का जो तुमने जो टारगेट बनाया है उसको भी अचीव कर लो। बाकी डजंट मैटर, जितना सोना सो। और सर जैसे जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस समय इनके जो मोबाइल पर इनका नेट ऑन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मेरा नेट ऑन रहता था सर। डिफेंस यही मतलब मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे इफेक्टिव पढ़ाई कर लो। मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप इफेक्टिव पढ़ाई करो, रादर देन कि आप 12-12 घंटे तक बैठे हो बुक्स को लेके और 5-6 घंटे जो है वो एक वर्ड होता है ना चैटें चल रही है आपकी व्हाट्सएप पे लोगों से, वो मत करो। इससे अच्छा आप प्रॉपर जाओ सैटरडे संडे। हाँ, एक चीज़ और मैं ये भी कहूँगा, मतलब मैं ये खुद भी इम्प्लीमेंट करता था, मैं ये सबसे कहूँगा कि पढ़ाई के थोड़े दिन बाद अपने आप को 1 दिन का ब्रेक जरूर दो, वो बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने 8 से 10 दिन आपने बहुत लग के पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने, तो उस 10 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक लेना, अपने आप को रिवॉर्ड करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मान लो अगर आपने कुछ चीज़ अचीव कर ली, मान लो आपने आज का टारगेट दिया था कि यार मेरे को 5 घंटे पढ़ना है, मतलब 5 घंटे तो फिर भी हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड मत मान लेना इसको। मान लो तुमने बोल दिया कि तुम्हें आज 8 घंटे पढ़ना है, उस दिन अगर तुमने 8.5 घंटे पढ़ लिया ना, तो अपने आप को ट्रीट जरूर दो। तभी क्या होगा ना, तुम अपने आप से क्या करोगे ना, सिर्फ तुम अपने आप से कंपटीशन भी करोगे, अपने आप को लाइक भी करोगे और अपने आप से और चीजें एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करोगे। ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट तुम्हारे तभी अचीव होंगे जब तुम खुद के लिए टारगेट बनाओगे। बहुत ज्यादा इस पे मत करना कि यार नेट ऑन है, ये है, उससे बहुत ज्यादा फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। जितने घंटे का टारगेट बना है वो अचीव कर लो, उसके बाद जितनी चैट करना है, जितनी लोगों से बात करना है करते रहो। वो टारगेट दिन का पूरा हो गया, ठीक है, एंड ऑफ स्टडीज। वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में उसको ऑब्सेशन मत बनाओ, उसको पार्ट ऑफ योर प्रोसेस बनाओ। जैसे लोग जॉब करते हैं 8-8 घंटे, तो 8-8 घंटे की पढ़ाई कर लो, सिंपल सा फंडा। उसके बाद भी तो लाइफ लोग जीते हैं ना अपनी, उसके बाद जियो जितनी लाइफ जीनी। उसके बाद हाँ, बट उसके बाद थैंक यू सर। सर फिर से हम अपने रूटीन उस पर आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था प्रीलिम्स को लेकर। अब सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेंस की जो अप्रोच है वो MPPSC लेवल पर या अलग अलग, क्योंकि डेफिनेटली दोनों की अप्रोच अलग अलग हैं, तो आंसर राइटिंग मेंस को लेकर किस तरह से इनके आंसर्स फ्रेमिंग होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए, कैसे कंक्लूड करना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप इनके बारे में बच्चों को बताएं तो। सर पहले मैं ना जो कॉमन पॉइंट्स है, पहले कॉमन पॉइंट्स बता देता हूँ। दोनों का ही जो पैटर्न है उसमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन वाली चीज होती है।
आप पहले कोई भी टॉपिक हो, तो कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी अफगानिस्तान की क्राइसिस पे क्वेश्चन आ गया, तो आप सबसे पहला जो आपको जो पार्ट होता है, जब आप मेंस की जब आंसर राइटिंग करते हो, तो सबसे पहले उसको आप इंट्रोड्यूस करो, मतलब रादर देन डायरेक्टली जंपिंग टू द टॉपिक, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दो, तो एग्जामिनर को ये चीज़ लगे कि हाँ यार इसको थोड़ा बहुत कुछ पता है। और ये इंट्रो और जो कंक्लूजन होते हैं सर, वो ही जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कैची होते हैं। सबसे ज़्यादा इसीलिए क्योंकि जब आप इंट्रो दे रहे हो किसी भी चीज़ का, तो स्टार्टिंग अगर कोई पढ़ रहा है, तो अगर आपका इंट्रो अच्छा नहीं होगा तो बॉडी जो पार्ट है वो नहीं पढ़ेगा कोई, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है। तो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंट्रो एक अच्छा इंट्रो दो। इसी तरीके से कंक्लूजन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंक्लूजन पढ़ के ही वो नंबर देगा। कंक्लूजन क्योंकि वो लास्ट थिंग है जो वो चीज़ याद रखेगा। तो चाहे एमपीपीएससी हो या तो यूपीएससी हो, जो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन वाला जो फॉर्मेट है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। अब अच्छा आंसर है और एक एवरेज आंसर में जो डिफरेंस आता है वो ये है कि एक जो अच्छा आंसर होता है वो किसी भी चीज़ को नॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अर्बनाइजेशन, शायद सर एमपीपीएससी में भी है जहाँ तक मुझे याद है, अर्बनाइजेशन जो सिलेबस का हुआ, देखो मैंने 2015 में दिया था बट मुझे सिलेबस थोड़ा सा अभी भी याद है। तो जैसे अर्बनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो जब उस पर क्वेश्चन आ रहा है तो तुम नॉर्मली इंट्रोड्यूस मत करो, तुम उसको कोई स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दो। तुम ये बता दो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडियन अर्बनाइजेशन इज इन अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने कहा है, ठीक है। जब तुम ये कहोगे ना तो उसको लगेगा अरे वाह ये क्या डिफरेंट है, मतलब फिर वो तुम्हारी आगे की चीज़ों को पढ़ना चाहेगा, ठीक है। या तुम इस तरीके से बोल सकते हो कि कुछ बढ़िया सी तुम स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो अर्बनाइजेशन के ऊपर। तो जब तुम ये करोगे तो क्या होगा कि वो तुम्हारी बॉडी वाले पार्ट पे नेचुरली आना चाहेगा। जो तुम्हारा जो आंसर जो तुमने लिखा है उसके जो तुमने जो की पॉइंट्स लिखे हैं वो आना बहुत जरूरी है। और कंक्लूजन ऐसा होता है कि कंक्लूजन में कोई ना कोई कमीशन है, कोई ना कोई कमीशन है, कोई ना कोई कमेटी है। तो मैंने जो किया था मैंने ये किया था कि मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने हर किसी के लिए कुछ कुछ कमीशन या कमिटीज देख ली थी, और कभी भी उसका कोई भी क्वेश्चन आया वो चिपकाना मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। और हमेशा जो आंसर है वो अपना एंड करो थोड़ा होना, और अगर तुम आंसर को थोड़ा नेगेटिव टोन दे रहे हो, ये चीज़ इनफैक्ट एस्पिरेंट्स में भी मेंशन्ड है एपिसोड नंबर 2 में, अगर नहीं है तो वो भी देख लेना। उसमें यही बोला है, पॉजिटिव अप्रोच वाला जो एपिसोड है उसमें यही चीज़ बोली है कि अगर आप आंसर में बहुत अपनी पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखा रहे हो ना, तो आप कैसे दे कैन एक्सपेक्ट किया अगर आप एमपीपीएससी में अगर आप कल एसडीएम बन जाओगे या यूपीएससी में आप आईएएस आईएफएस बन जाओगे तो आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे। तो हमेशा थोड़ी सी अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव अप्रोच पे रखो। तो यही चीज़ है जो मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंस जो आता है, जो दोनों में जो डिफरेंस आता है एमपीपीएससी और यूपीएससी में, वो ये है एमपीपीएससी इज मोर ऑफ अ स्पीड गेम। बहुत ज़्यादा आपको कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर योर राइटिंग स्पीड या ओवर द कंटेंट विच यू आर राइटिंग। बट एट द सेम टाइम अगर आपको डिफरेंशिएट करना है अपने आप को, तो कोशिश ये करो, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। इससे होता क्या है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बाकियों से अलग हो जाती है, और साथ में ये भी हो जाता है कि आपको कम टाइम में आप ज़्यादा नॉलेज अपना शो कर सकते हो। तो कभी भी कोई भी टॉपिक हो, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो है एमपी का, उस पे कुछ है कि क्रॉप्स किस तरीके से एमपी के होते हैं, तो कुछ मत करो, रादर देन राइटिंग राइस, व्हीट, ज्वार ये सब लिखने से अच्छा एक टेबल बना दो, उसमें लिख दो राइस, व्हीट, ज्वार ये किस रीजन में होते हैं एमपी के, और तुम ये बता दो कि इनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या जरूरी होती है। तुमने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भी दे दी, तुमने प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी बता दिया, और साइमल्टेनियसली तुम्हें नंबर भी बाकी जिससे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा है उससे तुम्हें नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही करो। एमपीपीएससी के लिए तो मैंने मेंस के लिए सब तैयारी करी थी, मैंने हर टॉपिक में यही किया था। मान लो ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स का मेरे पास एक टेबल था कि ये ट्राइब्स हैं, ये उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये उसमें सर ये भी होता था कि क्लोथिंग, फेस्टिवल्स जो ट्राइब्स के होते थे, जहाँ तक मुझे याद है, तो ये सब चीज़ें आप टेबल के फॉर्म में कर रहे हो। तो एक ही पेज में जब आप रिवाइज कर रहे हो तो पूरे ट्राइब्स होंगे आपके पास, और साथ में ये होंगे कि उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको होंगे। इसी तरीके से आप मैप बना लो बहुत सारी चीज़ों के लिए, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ये है। तो जितनी स्टडीज अपनी जो है पिक्टोरियल वे में कर लोगे ना,
उतना ज़्यादा रिटेन रहेगा, उतना ज़्यादा उसी को तुम रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में, और उतना ज़्यादा ये होगा कि उतने ज़्यादा तुम्हें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। थैंक यू सर। इसी से पर एक और क्वेश्चन मेरा कनेक्टेड सर। जैसे हम लोग भी जब क्लास में पढ़ाते हैं और तो बच्चों पर हम ये देखते हैं कि जब भी स्टेट को या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आता है तो वो अपनी पर्सनल थिंकिंग जो है वो उस थिंकिंग को वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो हालांकि कोशिश उन्हें करते हैं समझाने की, बट फिर भी उनकी अपनी जो इंडिविजुअल सोच है वो कहीं ना कहीं उनकी जो सही तरीके से आंसर लिखना चाहिए उस पर हावी हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पर बच्चों को कुछ कह सकें। फिर से वही वाली बात हो रही है कि अल्टीमेट पर्पस क्या है। मतलब बहुत इमोशनल मत हो यार क्वेश्चंस के साथ कि मैं अपनी सोच बता दूंगा और एग्जामिनर मेरी सोच सुन के उसकी भी सोच बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब वो हर दिन 100 से 200 पेपर चेक कर रहे हैं और तुम्हारे एक आंसर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से करो कि थोड़ा सा लगे कि हाँ तुम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, तुम चीज़ों को, हाँ अगर तुम्हें कुछ चीज़ गलतियां हैं तुम्हें हाईलाइट करनी है तो उसका भी एक तरीका है हाईलाइट करने का, बट एट द सेम टाइम योर टोन शुड ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव वे में उस चीज़ को करो। और तुम ये कहोगे कि नहीं ऐसा है और कुछ हो ही नहीं सकता इस देश का और ये नहीं हो सकता, तो वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए किसी को अप्रिशिएट। मतलब वो एक सिविल सर्वेंट्स को ढूंढ रहे हो तो सिविल सर्वेंट्स अगर ऐसे हो कि जो नेगेटिव हो तो क्यों सिलेक्ट करेंगे उनको। तो ये देख लो कि अल्टीमेट पर्पस तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर करना है ना, चीज़ों को थोड़ा अपना अप्रोच बदलो। सर और आंसर राइटिंग स्किल्स में और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि और जैसे आपने एक अभी बताया कि आप उसको एट्रैक्टिव फॉर्म में लेकर आए, उन्हें टेबुलर फॉर्म दे दें, और भी क्या तरीके हो सकते हैं सर? सर मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि अगर मेरे कोई भी क्वेश्चन है उसका मेरे को आंसर है और उसमें मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं और जो मेरे को याद है या जो मेरे को रटे हुए हैं, तो मैं कोशिश हमेशा करता था कि उन 5 पॉइंट्स को मैं टेबल मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखने से अच्छा मैं उसको किसी टेबल फॉर्म में या कोई पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर दूं ताकि वो चीज़ डिफरेंट लगे। एक चीज़ मैं और करता था, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ बेसिक सी चीज़ नहीं पूछी रहती, बट वो बेसिक की चीज़ है अगर हमें बताना है। देखो ज्ञान आपको खुद आपका बताना है कि हाँ मैं ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी महिला हूँ मैं। अगर आप वो नहीं बता रहे हो तो आपका ज्ञान वेस्ट है, आपको बताना है। तो मैं जनरली जो करता था वो ये करता था कि मैं एक साइड टेबल बना लेता था, एक साइड का बॉक्स बना लेता था, उसमें मैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देता था कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो और नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ दो, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी बच्चों से। तो क्या है कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया फाइनेंस कमीशन के ऊपर, फाइनेंस कमीशन पे कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सा पूछा है कि यार 15 फाइनेंस कमीशन में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो डिफरेंट है बाकी की फाइनेंस कमीशन से। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फाइनेंस कमीशन, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट मैंने पढ़ा है ना, मुझे तो बताना है मैंने इतना सारा क्यों पढ़ा है। तो मैं क्या करता था, मेन आंसर में मैं मेन उसमें मैं वो चीज़ लिखता था, बट जो साइड टेबल है साइड टेबल पे मैं लिख देता था आर्टिकल 280 में जो फाइनेंस कमीशन की जो 4 मैंडेट हैं, 4 मैंडेट में से अगर मुझे 2 तो रटे होंगे, क्यों, क्योंकि वो मैंने प्रीलिम्स के लिए रटे थे, तो प्रीलिम्स का नॉलेज भी मेरे को यूज करना है, तो मैं छोटा सा साइड टेबल में मैं उसको भी ये चीज मेंशन कर देता था। तो होता क्या था कि अगर मेरा आंसर बहुत अच्छा है भी नहीं तब भी उसमें लगता था कि यार ये बच्चा जो है बेसिक्स भी जानता है। तो बेसिक प्लस ये वाली जो कंटेंट अगर करोगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको बाकी लोगों से एक या आधा नंबर तो ज़्यादा मिलेगा। और ये आधा एक नंबर अगर आप देखेंगे, अगर 20 क्वेश्चन जैसे यूपीएससी में आते हैं, 20 क्वेश्चन अगर आपने 15 में ये चीज़ कर दिया तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये चीज़ जरूर करना। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि नोट किया होगा बच्चों ने, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके जो लोग अभी मेंस लेवल पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस स्टेज तक पहुंच गए, वो डेफिनेटली पॉइंट्स को साथ में लेकर चले, बहुत हेल्प करेंगे। एक इसी से रिलेटेड है सर, एक क्वेश्चन भी है किसी स्टूडेंट ने किया, जनरल है, तो हैंड राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है सर? हैंड राइटिंग उतनी इंपॉर्टेंस है उसकी कि लेजिबल होनी चाहिए।
मतलब पढ़ने में आनी चाहिए। बहुत अक्षर बना बना के लिख रहे हो ये है, तो उस क्वेश्चन में जरूर तुम्हें 5 की जगह 6 नंबर मिल जाएंगे, पर तुम्हें जब 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे तो जब मेंस लिस्ट में नहीं आ पाओगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। इतनी हैंड राइटिंग रखो कि लोगों को पढ़ने में आ जाए। एकदम ही इस तरीके से अगर कर रहे हो कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग कर रहे हो तो दिक्कत है। मतलब पढ़ने में तो आनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बहुत सजा सजा के लिख रहे हो मत करो। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, और पूरे इंडिया में ये क्वेश्चन घूमता है, मीडियम कितना मैटर करता है, तो स्पेशली यूपीएससी की अगर हम बात करें तो। सर मतलब मेरे कुछ, जब मैं लवासा गया था 2018 में, जब मैं मसूरी में था, तो मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त जो हैं सर, वो हिंदी मीडियम से भी थे। तो ऐसा नहीं है कि जो मीडिया में एक जो बात चल रही है कि सिलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। सिलेक्शंस हो रहे हैं और अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपके पास सही कंटेंट है, आपके पास सही मटेरियल है, आपके पास सही गाइडेंस है, तो मीडियम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। कुछ हद तक ये होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये जो पेपर्स हैं वो इंग्लिश में हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि मटेरियल की थोड़ी सी कई बार कमी हो जाती है। पर अगर आपके पास गाइडेंस है, जैसे आपके यहाँ शायद हिंदी मीडियम भी चल रहा है, ये है, अगर आपके पास गाइडेंस है प्रॉपर इस तरीके से, अगर आप मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मीडियम विल मैटर अ लॉट ये है। और इसी तरीके से अगर आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो इंटरव्यू में, तो अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसीलिए तो ऑप्शन दिया है कि अगर आप इंटरव्यू भी हिंदी में देना चाहेंगे, आप इंग्लिश में देना चाहेंगे। अगर उनको सिर्फ इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना होता तो वो बोल देते कि जो लैंग्वेज होगी, मीडियम ऑफ इंटरव्यू होगा, वो सिर्फ इंग्लिश होगा। तो यूपीएससी या एमपीपीएससी की तरफ से कोई बायस नहीं है, जो हमारे मन में जो बायस है उनको हमें निकालना पड़ेगा। थैंक यू सर। और वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं, उम्मीद करता हूं कि अगर आपके मन में कहीं इस तरह का कोई फियर फैक्टर कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइम पर अगर ऐसा आया तो उसको आप निकालेंगे। आप किसी भी मीडियम से हो, आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चेक करने वाला आपको मार्क्स डेफिनेटली देगा, ठीक है, इसमें कहीं पर भी मुझे नहीं लगता। और सर ने भी, चूंकि वो तो मोड सर आए हुए हैं, ऑलरेडी एक बार सिलेक्ट हो चुके हैं, वो सिलेक्ट होकर वहाँ का भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं ट्रेनिंग पार्ट का, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ देखे होंगे जब सिलेक्ट होकर कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन्हें हिंदी मीडियम से भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों से कहूँगा कि इस फियर फैक्टर को अंदर से निकालें और फोकस करें अपनी प्रिपरेशन पर। सर एक कॉमन क्वेश्चन है, बच्चों की तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी था, कि आपने यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया था, तो एक ये कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था वो क्या लिया था और क्या फैक्टर थे उसको चूज करने के, और बच्चों के लिए भी इन जनरल, ये सबकी अपनी एक चॉइस होती है कि तो बच्चे जब ऑप्शनल की तरफ जाने जाएं तो वो क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करें, किस बेस पर ऑप्शनल की तरफ जाएं, तो थोड़ा सा अगर उसको आगे। मेरा जो ऑप्शन सब्जेक्ट था वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने चूज इसलिए किया था क्योंकि मैं उस एरा से पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मैं 2015 से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उस टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा चलता था। और जब मैं प्रिपरेशन करने आया, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मुझे तो शुरुआत में तो मुझे यूपीएससी का यू भी नहीं पता था, तो मेरा एक दोस्त था वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा भाई ऑप्शनल का क्या है, तो कहता है भाई एक ही चलता है बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। फिर जब मैं दिल्ली गया, जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला, तब मुझे पता चला कि नहीं यार सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप किसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपना सबसे पहले इंटरेस्ट देखिए। अगर उस सब्जेक्ट में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट आ रहा है तो ही आप उस सब्जेक्ट को लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप कितनी ही उसमें मेहनत कर लें, वो मज़ा नहीं आएगा। आप पर्पस सुनिए कि यूपीएससी ने ऑप्शनल को क्यों रखा है, कुछ रीज़न होना चाहिए ना। तो रीज़न यही है कि जो जनरल स्टडीज़ की जो पढ़ाई होती है वो बड़ी ही जनरल होती है, बट
एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप थोड़ी सी आप एक्सपर्टीज गेन कर लेते हो। तो जब आप एक्सपर्ट आप जब ही बनोगे ना जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो अगर आपको किसी ऑप्शनल को लेना है तो आप ये देखिए कि आपको उस सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मुझे ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज हुई कि मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा ही लगता ही है, क्योंकि बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग हम ट्रेनिंग में सीखते हैं लवासा जाके, वो हमें पहले ही से पता होती है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली चलता कैसे है। बट मेरे को ये भी चीज़ समझ में आ गई थी कि मेरे को इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आपको ये चीज़ लग रही है, जैसे कुछ लोगों को किसी सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, जो बोलते हैं ना अभी जो क्वेश्चन था, तो वो प्यार वाले सब्जेक्ट को ना आप अपना ऑप्शनल बना लो और बाकी जो टाइम है वो आप जनरल स्टडीज़ को दे दो। तो सिर्फ यही चीज़ है कि आप वही सब्जेक्ट लीजिए जो आपके इंटरेस्ट का है, और बाकी इस सब्जेक्ट में नंबर आते हैं, इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते, ये सब जो है मिथ है। यूपीएससी का एक प्रॉपर तरीका है, वो चीज़ों को किसी भी सब्जेक्ट में चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देता है। जैसे मैथमेटिक्स में तो कई लोगों के 500 में से 500 भी आ जाते होंगे, बट कभी भी आप देखते हो मेंस में किसी को 500 में से 500 नंबर तो नहीं मिलते, मैक्सिमम जो जाता है वो 330 340 जाता है। तो वो जो रीज़न है वो ये है कि यूपीएससी जो है वो सब्जेक्ट को नॉर्मलाइज कर देता है। तो इस चक्कर में मत रहो कि यार इसने भी ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं ले लूँ, या ये सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं तो नहीं। अगर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ को ले लो। से ये ऑप्शनल से रिलेटेड और थोड़ा सा मेन से भी कनेक्टेड है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो तरीके से बच्चे, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है प्रिपरेशन करते हैं। एक करते हैं कि वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और फिर उसमें से एट मैक्स जितना मार्क्स उनको मिल जाए, और एक होते हैं कैलकुलेटेड वे में प्रिपरेशन करना, कि जहाँ पर वो ये लेकर चलते हैं कि मुझे पर सब्जेक्ट इतने मार्क्स जो है एटलीस्ट सिक्योर करने हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप दोनों अप्रोच पर आप थोड़ा सा कमेंट करें, और क्या किस वे में इनको कंटिन्यू करना चाहिए इन लोगों को, आप अगर उस पर कुछ बता सकते। इसमें इतने लोग इतने लोग ये है। बट हर बार जो यूपीएससी का रिजल्ट है और इनफैक्ट एमपीपीएससी का भी जो रिजल्ट है उसने मुझे सरप्राइज किया है। सरप्राइज ऐसे किया है कि जब आप समझते हो कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, तब यूपीएससी का और एमपीपीएससी का उनका एक पैटर्न है मार्क्स का, कि वो हर बार किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्केल अप कर देंगे, या तो किसी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग कर लेंगे, वो आपको नहीं पता। जैसे इस बार की बात है, मेरा GS3 का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया था। मेरे को लग रहा था भाई इस बार तो मचा दिया हमने। नंबर आए तो मेरे चारों GS के पेपर में सबसे कम मेरे उसमें नंबर है। पता ही नहीं रहता है आपको कि क्या चीज़ है। तो ये जो कैलकुलेशन वाली जो चीज़ है ना कि मैं इतने नंबर इसमें ले आऊँगा, इतने नंबर ले आऊँगा, ये उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बैलेंस्ड वे में जाओ, एक बैलेंस्ड उसमें आओ कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में अच्छा करना है और हर सब्जेक्ट का हर पार्ट को एटलीस्ट टच करना है। मैंने पिछले जो 2 अटेम्प्ट दिए जिनमें मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 और 2020 वाला, उसमें मैंने एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट करी, जो जिससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, वो ये किया कि एक टॉपिक जो होता है, एक टॉपिक में मैंने 300 वर्ड्स अपने तैयार रखे हुए थे। अब इससे हुआ क्या कि उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक, तो आपको पता है कि मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो जब मैंने ये चीज़ कर ली तो ये हो गया कि मैंने ब्रॉडली पूरा सिलेबस कवर कर लिया। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि बहुत कैलकुलेटिव वे में मत जाओ कि यार मैं एथिक्स छोड़ देता हूँ और मैं हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लेता हूँ या मैं ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक बैलेंस बना के चलो सब्जेक्ट्स के बीच में भी, और एट दी सेम टाइम उन सब्जेक्ट्स के बीच में भी जब सब्जेक्ट्स हो तो आप जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स के बीच में भी, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। सर थोड़ा सा हम एक लाइटर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज स्टूडेंट, हाउ यू आर फीलिंग व्हेन यू आर फाइनली ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल? गुड क्वेश्चन। ये जो फीलिंग है, इस बार जो फीलिंग है वो बड़ी इंक्रीमेंटल टाइप है, क्योंकि सिलेक्शन 2018 वाले में ही हो गया था। तो उस टाइम जो फीलिंग थी वो बहुत ही ऐसे डिफरेंट थी। PDF में ही अपना जो लिस्ट आती है उसमें अपना नाम देखना जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और सबसे जो डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा जो क्रिएट होता है वो ये होता है कि बहुत कुछ चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं। मतलब वही लोग जो आप आजू बाजू से गुजर रहे हो, जो कभी आपको नोटिस नहीं करते थे,
ये मुझे लगता है कि यार आपकी रिस्पेक्ट आपकी ये बहुत ज़्यादा लोग करने लगते हैं, तो ये चीज़ होता है। और मैं ये और अच्छे से आंसर इसीलिए कर दूंगा क्योंकि अभी तो मैं सर्विस में हुई, अभी मेरे को 2.5 साल तो हो ही गए सर्विस में आए हुए। जब मैंने इंडियन रेलवे ज्वाइन करी थी तो एक सिस्टम को चेंज करने का ना आपके पास एक बहुत अच्छी पावर हो जाती है। आप बहुत सारी चेंजेस ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो जो आप सिर्फ और सिर्फ पहले आपको लगता था, जब रंग दे बसंती सबने देखी होगी तो ये वाली सब चीज़ है कि सबको लगता था कि यार सिस्टम चेंज करना है, तो ये पावर आपके पास आ जाती है। तो अब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, तो लाइफ डिफरेंट है यार। मतलब आप जितना भी, जैसे मैं यही कहूँगा कि मेरे को तो प्रिपरेशन के 5 साल करीब हो गए थे, ये है। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। तो मेहनत करो और दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड, जिसको आपको जब सिलेक्शन होगा तो आपको फिर लगेगा कि हाँ इट वॉज वर्थ इट। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी बात सुन रहे हैं ये भी जल्द ही इस एक्सपीरियंस को लेंगे, ठीक है, उसी वे में प्रिपरेशन करेंगे, सेलेक्ट होंगे और टेबल के दूसरे साइड पहुँचेंगे। ठीक सर, एक चीज़ बस मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ना किसी को आइडियलाइज मत करना, कभी भी मत करना कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी वहाँ पीछे बैठ के बैठा रहता था, कुछ भी है ये है। हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप टॉपर हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बचपन से ही ब्रिलियंट हो। एक एवरेज लड़का या लड़की जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन गारंटीड है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको कंसिस्टेंटली उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई भी हो सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं उनमें से 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो कल के दिन बहुत अच्छा सिलेक्शन पा लेंगे, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। एक और जनरल क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन को एक्चुअली मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, 2 अलग-अलग स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है तो मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। एक मेरा था, एक स्टूडेंट का, मैं दोनों क्लब कर रहा हूँ। एक का आंसर आपने बीच में थोड़ा सा दिया था कि आपने जॉब के साथ भी प्रिपरेशन की हुई थी, तो जॉब के साथ आपने बताया कि किस तरह से आप टाइम मैनेज करते थे सारी चीजें। और एक स्टूडेंट ने भी ये क्वेश्चन किया है, बट वो क्वेश्चन जॉब के साथ नहीं है, वो ये पूछ रहा है कि जब वो कॉलेज भी कर रहा है और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें? क्योंकि एक पॉइंट है जब हम जॉब के साथ कर रहे हैं तब हम एक थोड़ा सा उस पोजीशन पे होते हैं जहाँ बहुत सारी चीजों को की वैल्यू करते हैं, समझते हैं। और जब एक कॉलेज में बच्चा पहुंचा है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अभी है, तो वो किस तरीके से बैलेंस बनाए, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दे, टाइम मैनेजमेंट वो किस तरह सेट करे, थोड़ा सा उस बारे में। अगर जो भी जिसका भी क्वेश्चन है जो कॉलेज में है, अगर वो इंजीनियरिंग में है तो आपको बहुत टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। मतलब हम दोनों ही जेईसी से हैं, तो ये बात तो सब अपन एग्री करेंगे। तो देखो टाइम मिल जाएगा यार, टाइम ऐसी कुछ नहीं है, टाइम अपने आप से मैनेज करना पड़ता है। जहाँ तक कॉलेज की बात है और जहाँ तक इंजीनियरिंग वाली बात है, या आप कॉमर्स में भी हैं तो ये है, तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं होता कि आपको पूरे सेमेस्टर जो है इस तरीके से पढ़ना रहता है। अगर आपका जेन्युइन अगर इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप फिर उसी लाइन में जाइए। अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको सिविल सर्विसेज वाली लाइन में अगर आपको आना है, तो आपको थोड़ा सा जो है दोनों के बीच में बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस आप उसका किस तरीके से बना सकते हैं वो ये है, जैसे मैं जो करता था, जब मैं जॉब पे जाता था तो मैं रहता था दिल्ली में, बट मेरा ऑफिस था नोएडा में। तो जो मैं जाता था दिल्ली मेट्रो से, तो जो दिल्ली मेट्रो में जब मैं जाता था तो मैं राज्यसभा की जो वीडियोज है मैं वो देख लेता था। 2x की स्पीड करता था, 2x की स्पीड, जब तक मैं पहुंचा एक बढ़िया सा इशू मेरे दिमाग में आ गया, आते टाइम दूसरा इशू हो गया। ठीक है, ये लाइब्रेरी में, जब ऑफिस में लाइब्रेरी थी तो लंच टाइम पे क्या करता था कि जल्दी से खाना खाया और फिर जो न्यूज़पेपर वाला पार्ट है मैं वहाँ निपटा देता था। तो ये है, तो बाय द टाइम जब मैं आता था बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी। 1 घंटे की भले अनकॉन्शियसली हुई वो पढ़ाई, बट 1 से 1.5 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाती थी। तो जब मैं 4-5 घंटे जब रात में पढ़ता था तो वो 4-5 घंटे के साथ एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटे भी अगर मैं जोड़ लूँ तो मेरी भी 6-6.5 घंटे की मेरी भी पढ़ाई हो जाती थी। तो जो टाइम निकालना है वो आप लोगों को खुद से निकालना है। खुद भी, अगर मान लो तुम किसी दोस्त से ही मिलने जा रहे हो
किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त जो है वो लेट आया। अब लेट आया, कुछ नहीं है, मोबाइल है, कुछ देख लो यार, जब तक ब्राउज कर लो, कोई न्यूज़ कर लो, ब्राउज कर लो, या कुछ इस तरीके से देख लो, कुछ ना कुछ ऐसे कर लो, है ना। जो छोटे छोटे जो स्निपेट्स होते हैं टाइम के, वो तो खुद निकालने पड़ेंगे। और जब वो छोटी छोटी चीज़ें जब निकालो ना, जब तुम उस टाइम को स्टील करो, उस टाइम को निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है तो आई एम वेरी श्योर कि तुम पूरी तो क्लासेस नहीं सुन रहे होगे, कुछ नहीं है, ले जाओ बुक, ले जाके बुक जो है वो ऐसी पढ़ते रहो, क्या क्या फर्क पड़ रहा है किसी को। तो करो, टाइम हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और बेस्ट टाइम अभी है जब आप कॉलेज में होते, क्योंकि फिर तो आप जॉब कर रहे होते हो, कितनी सारी मीटिंग्स भी होती हैं, ये है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट कॉलेज में तो टाइम मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप भी जो कॉलेज में हैं, जिनका क्वेश्चन था, टाइम निकालेंगे, चोरी करेंगे और इसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे। सर, अभी आपने न्यूज़पेपर की बात करी और वो हमारे क्वेश्चन में भी था एक कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, किस न्यूज़पेपर को टारगेट करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की, या अगर कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं तो वो किस न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखें, और ये थोड़ा सा आप उसमें बताएं। और मेंस को लेकर, स्पेशली प्रीलिम्स को लेकर तो कई फैक्ट वो मिल ही जाते हैं, उनका मेंस में कैसे यूटिलाइज हो उस कंटेंट को, इस पर थोड़ा सा कुछ आप। देखिए, न्यूज़पेपर जो है वो आप उतना ही पढ़िए जिससे किसी के सामने जब आप बात करें तो ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो तैयारी कर रहा है और इसको कुछ नहीं आता। तो न्यूज़पेपर आप न्यूज़पेपर की तरह पढ़िए, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या इशू है। हमेशा क्या होता है ना, हम न्यूज़ के पीछे भागते हैं, न्यूज़ के पीछे कभी मत भागो। हमेशा जो है वो तुम देखो कि वो न्यूज़ से इशू क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए मेरे एग्जाम्पल जनरली GS2 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही आएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि गवर्नर जो है, गवर्नर की जो पोजीशन है, कई बार क्या होता है कि गवर्नर कुछ इस तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर्स अपनी यूज़ कर लेते हैं, और कभी यहाँ गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई और कभी यहाँ हो गई। तो तुम MP में अनस्टेबल हुई, मणिपुर में हुई, तो कभी क्वेश्चन मणिपुर पे नहीं आएगा, कभी क्वेश्चन मध्य प्रदेश में नहीं आएगा, कभी क्वेश्चन जो है राजस्थान में नहीं आएगा। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर क्या आएगा क्वेश्चन। तो हमेशा क्या है, इशू को समझो। तो न्यूज़पेपर तुम्हारे लिए जब तक ही इंपॉर्टेंट है जब तक तुम उसमें ये फैक्टर इन कर पाओ कि अच्छा ये जो मुद्दा है वो मुद्दा है क्या, वहां जाके तुम स्टैटिक पार्ट को कवर कर लोगे। और इसीलिए क्या होता है, जो सब्जेक्ट जो सिलेबस दिया गया है वो इसीलिए इतना ज़्यादा ब्रॉड दिया है, क्योंकि जो न्यूज़ आएगी वो हमेशा उस पर ही आएगी। तो हमेशा क्या करो, इशू को समझो रादर देन उस न्यूज़ को समझो, ठीक है। अब अगर मैं जैसे वही गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर की अगर बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कितने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है। अगर आंसर में आप सिर्फ उस न्यूज़ को पढ़ के MP या केरला या मणिपुर का अगर आप एग्जांपल दे रहे हो, तो क्या होगा कि वो आंसर जो है, एग्जामिनर तो बूढ़ा है, उसको तो राजस्थान में भी पहले हुआ होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, उसको तो वो भी पता था। आप सिर्फ MP का लिख रहे हो, वो आपको कम नंबर देगा। आपने न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा है और अभी MP का ही न्यूज़ में होगा भले, पर होगा क्या कि वो आपको नंबर कम क्यों देगा, क्यों? क्योंकि उसको तो राजस्थान का भी पता है, मणिपुर का भी पता है। इसीलिए इशू को पकड़ लो और इशू के अराउंड जितना रिसर्च कर सकते हो उतना कर लो, उसको समझो। और जब आपको वो समझ में आ जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा। इसीलिए वैसे पढ़ो उस न्यूज़पेपर को। सर, उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स टैब ऐप यूज कर लो यार, वैसे स्मार्ट नोट्स ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जब आप रिवीजन करते हो, लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब स्मार्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, वो ये है कि आप कभी भी इस तरीके के नोट्स बनाइए जो सिर्फ आपको समझ में आए। जैसे मैं क्या है, अगर मेरे को कुछ भी चीज़, जैसे वुमेन के कोई इश्यूज होते थे तो मैं उसमें WOMEN कभी नहीं लिखता था। मैं सिंबल बना लिया, ये सिंबल है, बस ये है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा ये वुमेन है। तो मेरा जो एक पेज होता था, एक पेज में मैं बहुत सारे इस तरीके से कर लेता था कि
जैसे विमेन वाला ही अगर मैं एग्जांपल दूं, तो विमेन के जितने इश्यूज हैं, मतलब आप पैट्रियार्की से लेकर आप मतलब चाइल्ड मैरिज से लेकर और कितनी सारे जो भी इश्यूज हैं, वो सब मेरे एक पेज में कवर्ड है। तो क्या होता है कि जब मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, तो मेरे को वो ही पेज आएगा दिमाग में। आप क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका दिमाग वही घूमता है कि आपने क्या नोट्स बनाए हैं। तो आप उस एक पेज में आप इतना सारा लिख लो, इतना सारा वो कर लो कि जब आप उसको रिवाइज करो और जब आप उसको पढ़ो तो खुद ही आंसर में आपके फ्लो हो जाएंगी वो चीज़ें। तो जब भी देखो तो 1 इशू 1 पेज, मेरा ये रूल है। एक पेज के लिए एक इशू जो है, उससे ज़्यादा कभी भी 2, 3, 4 पेज में कभी भी एक इशू कवर करना ही मत। इस तरीके से अगर तुम्हारे GS 3 के लिए या GS 2 के लिए भी अगर आपके पास 100 टॉपिक्स हैं तो आप 100 पेजेस में आपका वो कवर हो जाना चाहिए। चाहे आप उसको छोटा छोटा बनाओ या आप इस तरीके से बनाओ कि सिर्फ आपको समझ में आए। क्या मैटर करता है यार, वो बहुत मैटर नहीं करता कि आप अपने नोट्स बना रहे हैं, फिर आप मार्केट में बेच रहे हैं और फिर इसके बाद लोग उसमें आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे वाह ये था टॉपर। कुछ नहीं है, अपने लिए सिलेक्शन करो, किसी और के लिए मत करो। नोट्स इतना ही बनाओ जो आपको समझ में आए। सर करंट अफेयर्स को लेकर, करंट अफेयर्स के लिए तो मैं जो मैगजीन्स हैं वो फॉलो करता था। मेरे को तो वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता था जॉब के साथ, तो स्मार्ट नोट्स तो नहीं बट मैं स्मार्ट स्टडीज जरूर करता था। तो मैं जो करंट अफेयर्स है, तो मैं जो मैगजीन्स होती थी जैसे विजन की मैं फॉलो कर लेता था, कभी मैं बाजीराम, कुछ भी जो मार्केट में अच्छा उस टाइम पे चल रहा हो मैं वो उस टाइम पे फॉलो कर लेता था। MPPSC के टाइम मैंने कौटिल्य की भी चीज़ें रेफर करी थी। कुछ हिंदी के जो नोट्स थे सर, तो हिंदी के नोट्स मैंने कौटिल्य के उस टाइम रेफर किए थे, तो वो बहुत अच्छे थे। तो करंट अफेयर्स तो आप कोई मैगजीन उठा लो, आप मैगजीन उठा लोगे आप, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और क्योंकि आपको सिलेबस तो पता ही है, सिलेबस तो अपनी जाके दीवार में जाके चिपका लेना और उसको रोज सुबह उठ के उसको देख लिया करो। उससे क्या होगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या जब भी आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, तो आप लिंक कर पाओगे, अच्छा ये जो न्यूज़ आई है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आई है। अपनी जो भी कॉपी है उसमें उस चीज़ को नोट करो, ये चीज़ है। तो उससे क्या होगा कि उससे आप वो जो एक पेज 1 इशू वाली जो चीज़ है उस पर उसको छोटा सा उसको नोट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का। क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग करोगे आप, तो किसी भी पॉइंट को आप दो लाइन से ज़्यादा लिख ही नहीं पाओगे, उतना ही लिखो जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो करंट अफेयर्स को वैसे लिंक करना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक स्टूडेंट का है, हाउ टू डील विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। डिफरेंट सब्जेक्ट एट द सेम टाइम मत करो यार, क्यों कर रहे हो। मतलब सुबह हाँ ये कर सकते हो। मैं ऐसा करता भी था कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। अगर मेरे को GS पढ़ना है तो मैं एक कोशिश ये करता था कि मैं जैसे GS 4 कंपेरेटिवली लाइट होता है, GS 4 जैसे MPPSC में भी एथिक्स जो होता है कंपेरेटिवली लाइट होता है। तो जब मैं GS 4 करता था तो GS 4 के साथ जो GS 1 बहुत मेरे को टफ लगता था, तो मैं GS 4 के साथ GS 1 को क्लब कर लेता था। तो क्या होता था कि एक दिन में मैंने बड़ा हैवी सा सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो शाम को थोड़ा सा लाइट सा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखो कि आपको किस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है, उस सब्जेक्ट के साथ जो प्यार वाला सब्जेक्ट है उसके साथ आप एक नफरत वाला सब्जेक्ट कर लो, तो नफरत वाला सब्जेक्ट भी आपका कवर हो जाएगा। जैसे मेरे को पर्टिकुलरली ज्योग्राफी से हद नफरत है, मतलब मेरे से नहीं होती ज्योग्राफी। आज भी कोई बेसिक से चीज़ें पूछेगा ना ज्योग्राफी के नहीं, बट मेरे को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। हिस्ट्री मुझे अच्छी लगानी पड़ी क्योंकि मेरे को GS 1 में कहीं तो नंबर लाने हैं। तो ये चीज़ आप खुद देखोगे कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देख लो किससे प्यार है किससे नफरत है। बहुत ज़्यादा प्यार भी मत करो किसी से, बट बहुत ज़्यादा नफरत तो हो जाएगी, तो बट उसको बैलेंस करेंगे। सर इसको फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट, हम दोनों के बगल में ज्योग्राफी के टीचर बैठे हैं। वो सर इंग्लिश मीडियम में है, सर हिंदी मीडियम में करते हैं। सर अब मेरे पास अटेम्प्ट भी नहीं है, नहीं तो आगे अगली बार आ जाएगा। क्वेश्चन अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग उस पर, बट लिंक एक ही तरफ आ रही है उसकी। तो कई क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स का है, तो उसमें एक ही स्टूडेंट का पढ़ लेता हूँ मैं, इसी से कनेक्टेड है सारे। Every single day the thought comes that whether I can do this in bracket UPSC or not. So what is the solution for that?
और इसी से रिलेटेड और कई हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें और जो डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं माइंड में, ये तरह की चीज़ें अलग अलग वे में इस तरह की चीज़ें पूछी हैं। और ये तो बच्चों का जो क्वेश्चन है ये तो ठीक है, और यहाँ पर भी हम ये देखते हैं जैसे कि जिस बच्चे ने भी कहा, स्पेशली उसने ब्रैकेट यूपीएससी मेंशन किया है, तो कि यहाँ पर भी मैंने देखा, जैसे 2014 से मैं यहाँ पर चला रहा हूँ जबलपुर में, कि स्टार्टिंग जो है बहुत हाईली उस पर यूपीएससी को लेकर करते हैं, और बाद में थोड़ा सा टाइम के बाद डीमोटिवेशन या जो भी चीजें होती हैं तो वो अपने आप को मोल्ड कर देते हैं, ले जाते हैं एमपीपीएससी की तरफ। तो ये इससे कैसे डील किया जाए, बच्चे कैसे डील करें इस चीज को लेकर? सर ये तो रियलाइजेशन पे ही आता है, मतलब अगर किसी को ये रियलाइजेशन हो गया है 1 साल की प्रिपरेशन के बाद ही कि वो एमपीपीएससी के लिए पढ़ना है, तो देखो ये बस अगर कर रहे हो कि यूपीएससी से आके एमपीपीएससी में आ रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि एमपीपीएससी भी टफ एग्जाम है, ठीक है। एमपीपीएससी भी क्रैक करना मतलब ऐसे जोक तो नहीं है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं और उसके लिए भी ये बहुत हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन लगती है। तो और जहाँ तक बात है कि मोटिवेशन की, कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करूँ, तो कुछ भी आप कर लोगे जब तक आपका इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा, मतलब मैं यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, बट मैं जो भी बताऊंगा वो सब बहुत ही शैलो होंगी और बहुत ही झूठ होंगी, तो मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहता, इसीलिए क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन अगर नहीं है तो कितना ही आप देख लो, मतलब लोग क्या क्या करते हैं, लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, टॉपर्स टॉप कर लेते हैं, ये सब चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन जब आएगा जब आपको ये लगेगा कि हाँ यार मुझे करना है और मुझे किसी और के लिए नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने लिए करना है। जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी, जिस दिन आपको लगेगा कि यार आप कल के दिन आप ऑफिसर बन जाओगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, देश को आप बहुत अच्छे से सर्व कर पाओगे, तो वो ही मोटिवेशन है। बाकी जो छोटे छोटे मोटिवेशन है वो सिर्फ 2-2, 4-4 दिन के होते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा जब तक चीज़ें मुश्किल है। सर थोड़ा सा लिंक है, थोड़ा सा चीजें आपने दोनों तरह के सेगमेंट पर काम किया, एक जगह आप कर रहे हैं, एक उसके प्रीवियस आपने एक अलग सेगमेंट पर काम किया। आप जब फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुए, यूपीएससी सिलेक्ट होकर और इस तरफ आए, और जब आप इसमें काम कर रहे हैं, आपने अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज फील किया? सर बहुत सारे चेंजेस हुए। एक तो ये हुआ कि बाल थोड़े से सफ़ेद सफ़ेद आने लगे, तो थोड़ी सी ये होने लगे, एज हो जाती है। इससे ये भी चीज़ होती है कि आप कई बार आपको लगता है कि यार वो जो इनसिक्योरिटी वाली जो चीज़ होती है, कि जो व्हाट इफ नॉट यूपीएससी वाली जो चीज़ होती है, जो भी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो वो जिस तरीके से आपकी एज बढ़ती जाती है सर, तो वो वाली चीज़ आपके अंदर आती रहती है कि यार अब मुझे करना क्या है, करना क्या है। तो इसीलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि प्लान बी तो रखो, प्लान भी आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनालिटी में जहाँ तक जो चेंज की बात है, वो मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही गारंटी से ये कह सकता हूँ कि जब आप सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छी इसीलिए हो जाएगी क्योंकि आप इतनी सारे वाइड लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेते हो ना, कि आप एक आम आदमी जो ये नहीं करता है उससे आप बहुत डिफरेंट होते हो। आपका जो पर्सपेक्टिव होता है लाइफ का वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। आप देखिए ना, आप मतलब आप हिस्ट्री में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे होते प्रिपरेशन तो आप क्या पढ़ रहे होते? सिर्फ आप व्हाट्सएप की चैट पढ़ रहे होते और कुछ नहीं पढ़ रहे होते। ये देखिए इससे कितना फर्क है, आप वर्ल्ड के बारे में जान रहे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। इसी तरीके से आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हो। इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चल जाती हैं, जब आप किसी भी कॉमन मैन से आप बात करते हो ना, तो वो सोचता है कि हाँ यार ये बहुत पढ़ा लिखा और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो पर्सनालिटी में ये आपकी बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट आएगी। और जहाँ तक आप बिहेवियरल ट्रेट्स की आप बात करोगे, बिहेवियर में आपके ऐसा चेंज हो जाता है कि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाती है। मतलब मेरे को ही अगर देख लो तो एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से दे देते हैं, 2 बार नहीं दिया फिर से दे देते हैं। तो ये जो पेशेंस लेवल है ना, ये आपको ये एग्जाम सिखा देती है। तो अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हो ना, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट
कि आपका पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट या आपका नेगेटिव आ रहा है रिजल्ट, आप इन सब चीज़ों के चक्कर में तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, बट जब आप इस साइकिल से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ यार, इस प्रोसेस ने मेरे को एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा इंडिविजुअल बना दिया। तो द वेरी फैक्ट कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो और प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आज से 1 से 2 साल बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो गुड जॉब। थैंक यू सर। फिर से हम सर अपनी उस पर वापस आते हैं। यूपीएससी का आप 2 बार इंटरव्यू दिया, दोनों बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे सर, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। सर मैंने तीन इंटरव्यू यूपीएससी हाँ, तीन दिए, पहली बार मतलब हुआ नहीं था, तो जब नहीं हुआ था तो जो मैंने तीनों बार जब बोर्ड फेस किए तो तीनों बार बोर्ड एकदम डिफरेंट थे। जब पहली बार जब मैंने फेस किया तो मेरा जो इंटरव्यू था काफ़ी ग्रिल किया गया मेरे को इंटरव्यू पे। जैसे मैं बैकग्राउंड भी देता हूँ, जैसे मैं एमबीए वगैरह मैंने किया है, तो जो चेयरपर्सन थे उन्होंने मुझसे यही पूछा कि तुम तो मार्केटिंग वगैरह किए हो यार एमबीए में, प्रॉपर शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ कि तुम तो एमबीए वगैरह किए हो मार्केटिंग में, और मार्केटिंग वाले तो बड़े अनएथिकल होते हैं। तो मैंने कहा कि नो सर, नथिंग लाइक दैट। तो कहते हैं अच्छा चलो ट्राई एंड सेल पाकिस्तान टू अस। तो अब मार्केटिंग वाला था यार, मैं हार्डकोर मतलब जब मैंने जॉब किया तो मार्केटिंग वाला था, तो मैंने पाकिस्तान बेचना चालू कर दिया। तो मैंने उनको 3-4 पॉइंट्स बताए। मैंने कहा कि सर अगर मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कहती हैं और ये सब चीज़ें कहती हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान इज वन कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी बूम होगा, तो ये रिपोर्ट्स कहती हैं। तो वर्ल्ड कैन लुक एट पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चर डेस्टिनेशन, और इस तरीके से ये है। और मैंने 1-2 और फंडे भेज दिए जो पढ़ा था, तब मैंने बोल दिया ऐसे देखते रहा, मेरे को देखते रहा। कहते तू बहुत एनर्जिकल हो यार, क्यों सर? कहते तुमसे कोई सीनियर तुमसे गलत काम कराएगा तुम कर लोगे, मुझे समझ में नहीं आएगी क्या है। तो बोलने लगे बीइंग एन इंडियन यू कैन नॉट सेल पाकिस्तान। तो तब क्या हुआ कि तब मुझे लगा कि ग्रिलिंग मोड में चल रहा है इंटरव्यू, तो मैं भी अपने आप को जस्टिफाई करने लगा कि मैंने कहा कि नहीं सर, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, इट्स ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑल। बट ही वाज नॉट कन्विंस्ड। बट जब मैं बाहर आया, दोस्तों को बताया, तो उनने सबने यही कहा कि यार बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि वो यही चेक कर रहे थे कि मतलब तुम कितने ज़्यादा डिसाइसिव हो और कितने ज़्यादा अपने उस पर स्टैंड ले सकते हो। ये है तो मुझे भी लगा यार इस बार तो 200 पार है। ये जब नंबर आए तो मेरे नंबर 124 नंबर आए थे, वो वन ऑफ दी लोएस्ट। और जबकि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 में, उससे ज़्यादा मेरे मेंस के नंबर 2017 में थे। बट बिकॉज ऑफ दिस 124 मेरा उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जो मेरी जो मेन लर्निंग थी, उससे जो मेरी जो लर्निंग थी ये था, वो ये था कि आप बहुत उनको नॉलेज मत बताओ, आप बिल्कुल नॉलेज मत बताओ, और आप इस तरीके से मत करो कि उनका ईगो हर्ट हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, वो आपको बहुत ज़्यादा ये है कि उनको एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अपने आप को जस्टिफाई भी करना चाह रहे हो तो आप बहुत ही पोलाइट वे में और बहुत अच्छे तरीके से आप बोल सकते हो। तो जो अगला जो इंटरव्यू हुआ, तो अगला इंटरव्यू जो मैम थी, सत्यवती मैम थी, तो वो भी मैम भी बहुत ही पोलाइटली क्वेश्चन पूछी थी, और मैं तो एक्स्ट्रा पोलाइट होके गया था इस बार, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस जो बहुत ऐसे खराब था। तो उससे मेरी लर्निंग थी, तो जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया था, वो चीज़ मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट किया था, और वही चीज़ सिलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुआ। इस साल का भी जो इंटरव्यू था, तो मेरे को, और अब तो ये भी हो गया था कि अब मैं 2 साल काम भी कर लिया था, तो जो गवर्नमेंट मशीनरी जिस तरीके से काम करती है, वो इसी तरीके से करती है कि आप बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज और ये शो मत करो। यू शुड अपीयर टू बी अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। दे आर नॉट लुकिंग फॉर योर नॉलेज, वो आपका बहुत नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ मेंस में टेस्ट हो गया। बट दे आर ओनली लुकिंग कि कल के दिन आपको मान लो एम्बेसडर बना दिया जाए, IFS में हो आप, या कल के दिन आप IAS हो, तो यू शुड बी लाइक कि हाँ आप चीज़ें जो डिसीजन आप लेंगे वो इस हिसाब से लेंगे विच विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। बहुत रेडिकल लोग उनको नहीं चाहिए कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू आके सर मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। बहुत ही प्रैक्टिकल जो चीज़ है आप वो बताइए, और एट दी सेम टाइम बी पोलाइट, बी हम्बल। और अगर आप इस तरीके की अगर आप कर रहे हो, तो चाहे MPPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा अपनी थोड़ी सी जो पर्सनैलिटी है एकदम ऐसे खुला मत बता दो कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ।
थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा हम्बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन लाइफ ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये 2018 और 20 के इंटरव्यू में कोई आंसर देने के बाद ऐसा आपको लगा कि मैंने इनको पूरी तरह सेटिस्फाइड कर दिया है? सर मुझे लगता है कि जो यूपीएससी में है वो ट्रेंड रहते हैं कि आपको बहुत एक्सप्रेशंस नहीं देते हो, तो कुछ ऐसे आंसर्स थे, जैसे इस बार कई कुछ आंसर्स थे रेलवे से पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस कि रेलवे में ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सीडेंट्स क्यों हैं, आप सेफ्टी के लिए क्या क्या करेंगे, तो वो मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री उनको मतलब आंसर्स दिए थे, बट अभी पता नहीं कितना सेटिस्फाइड तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लगा तो कि वो सेटिस्फाइड है, बट उससे वो ट्रेंड होते हैं सर कि वो एक्सप्रेशन आपको नहीं दे पाते, तो इसीलिए। कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट? सर पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा सर करंट वाले में सर कुछ क्वेश्चंस इस बार जबलपुर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, जबलपुर की हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा था, भेड़ाघाट से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अगर आप मान लीजिए जबलपुर के आप डीएम बनाए जाते हैं तो आप 3 चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में जो है वो आपकी क्या होंगी, तो ये तो मुझे लगा कि उसका आंसर मैंने ठीक तो दिया, बट पता नहीं अभी कि कैसा। सर अगर हम दोनों पर बात करें यूपीएससी और एचपीएससी में, ऐसे ऐसे जो होता है इसकी भी प्रिपरेशन एक अलग कोड पर होती है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसे सर ऐसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इनफैक्ट मैं भी इसको टच करने वाला था। ऐसे जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे इस साल अगर देखा जाए तो मेरा जो अच्छा रैंक आया है उसमें ऐसे का सर बहुत बड़ा रोल था। मेरे को ऐसा लगता है कि टॉप 20 में है मेरे जो मार्क्स हैं, 137 मार्क्स ऐसे में, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। पर इस साल और बाकी सालों में डिफरेंस ये था, हर साल मेरे ऐसे जो है बहुत एवरेज होते थे सर, बट इस साल मैंने ऐसे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मैंने मेहनत ऐसी करी थी कि बीइंग इंजीनियर सर हम जो ऐसे लिखते हैं बड़े मैकेनिकल से लिखते हैं, हम इधर से उठाया और ये कॉपी पेस्ट करके कर देते हैं। और जितने भी इंजीनियर्स हैं आई एम वेरी श्योर कि राइटिंग में वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, इक्का दुक्के एक्सेप्शंस हो जाते हैं, तो ऐसे पे मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार मैंने जो चीज़ें करी थी वो ये करी थी कि मैंने कुछ जो इंट्रो होते हैं सर वो मैंने बना लिए थे कि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वाले जो इंट्रो होते हैं ये है, तो वो मैंने बना लिए थे। कुछ मैंने इस बार क्या किया था कि मैंने कुछ मूवीज़ के एग्जांपल लेने के मैंने सोचा था कि यार ये वाली है, तो जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसमें कोट कर दूंगा टर्मिनेटर, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं अवतार जो मूवी है मैं उसको कोट कर दूंगा कि मतलब अलग दूसरे मून में जाते हैं और ये है, और मेरा कंक्लूजन यही कहता था कि हम इस तरीके से अगर हम जाएंगे भी तो अगर यही प्रैक्टिसेस हमारी कंटिन्यू हुई तो अगर दूसरे मून पे भी जाते हैं तो उसकी भी हालत अर्थ जैसी होगी। तो अगर एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसे आता तो मैं वो मूवी तो चिपकाने वाला था ही। तो ये कुछ पैटर्न बना लो, ये कुछ चीज़ें कर लो कि तुम्हें कहाँ पे क्या यूज़ करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम 2 से 3 एग्जाम्पल बना लो कि तुम्हें कोड करना ही है, तुम एनवायरनमेंट में बना लो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत देर सोच के एक पोएम लिख ली थी कि अगर एक सोशल मीडिया पे आता है तो मैं पोएम से स्टार्ट कर दूंगा, ये वाली चीज़। हालांकि आया नहीं सोशल मीडिया पे, बट अगले साल आ जाएगा, उसके अगले साल आ ही जाएगा। कुछ टॉपिक्स हैं वो रिपीट होने हैं, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करो। अगर कोई ये बोल रहा है कि अरे ऐसे तो ऐसा है या एथिक्स तो ऐसा है जिसमें कोई अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको नंबर भी एवरेज मिलेंगे। इनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे से करना होगा इनकी प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आते हैं ना वो मार्क्स आपके जितना जीएस के 2-3 पेपर के मिला के जो डिफरेंस आ जाता है ना वो सिर्फ आपका ऐसे एथिक्स में उसका उतना डिफरेंस आ जाता है। तो जिस पे नंबर आ रहे हैं उस पे मेहनत करो। और सर ऐसे के लिए न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है? सर ऐसे के लिए न्यूज़पेपर से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि आप उन एग्जांपल्स को आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ऐसे में एक और जो चीज़ जो बहुत हेल्प होती है सर वो योजना बहुत, क्योंकि योजना में अगर आप लोग देखेंगे तो शुरुआत अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल का टॉपिक तो आपको सीधा इंट्रो मिल सकता है आपको,
और एक चीज़ और एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी में जो पीछे जो कुछ छोटी छोटी जो स्टोरीज लिखी रहती है ना, उनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कभी भी जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेके पढ़ना। एक तो प्रीलिम्स के लिए वो जो टेबल्स होते हैं, जो एनसीईआरटी में जो टेबल्स दिए रहते हैं ना, वो जो बॉक्सेस में जो टेबल होते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम करते क्या है, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं और वो जो टेबल्स और जो ग्राफिक्स बनी रहती है वो हम कभी पढ़ते नहीं हैं, वो ज़रूर पढ़ लेना। दूसरी चीज़, जो उसकी शुरुआत या एंड में जो कोई स्टोरी लिखी रहती है, एक्सरसाइज में नहीं होता कि रिंकी हैज डन दिस, विजय हैज डन दिस, वो स्टोरी को तुम इंट्रो में यूज कर सकते हो ऐसे ही। तो ये चीज देखना कि ये सोर्सेज हैं तुम्हारे ऐसे की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सर। एक अच्छा क्वेश्चन जनरल है, व्हाट इज द बेस्ट कैरियर एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड एंड व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव योर यंगर वन अबाउट योर कैरियर? पता नहीं यार, मतलब बेस्ट कैरियर एडवाइस तो मतलब मेरा जो करियर का जो ग्राफ है वो तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब इंजीनियरिंग करके एमबीए कर गया, एमबीए के बाद कंसल्टिंग चला गया, कंसल्टिंग के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में चला गया गेल में, उसके बाद रेलवे में आ गया और अब फॉरेन सर्विस। तो कैरियर एडवाइस तो कोई दे देता तो बहुत अच्छा होता, बट मैंने ज़्यादा किसी से कैरियर एडवाइस ली नहीं। मैं वही करता था जो मेरा मन कहता था। मेरा मन ये बहुत टाइम से ये चीज़ रियलाइजेशन हो गया था कि मेरे को आईएएस के ऊपर भी आईएफएस भरना है, तो आईएफएस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ये चीज़ थी, तो मैंने उस पर ही काम किया और फिर मैं अब नहीं सुनता गया। और एडवाइस अगर मैं तुम लोगों को दूंगा तो मैं तुम लोग को भी यही कहूँगा, किसी की मत सुनो यार, जो तुम्हारा दिल कह रहा है तो वो करो। अगर पेरेंट्स के प्रेशर से यहाँ बैठे हो सिविल सर्विसेज के लिए तो मुश्किलें तुम्हारा क्लियर होगा। खुद से मन लगा लो कि सिविल सर्विसेज में क्या हो रहा है, और अगर तुम्हें देश को सर्व करना है और अपनी लाइफ थोड़ी सी और बेटर बनानी है तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज आर ग्रेट करियर चॉइस। तो पर अपना मन होना चाहिए बस। थैंक यू सर। बीच में तो खैर हालांकि वो एक आया था, बट फिर भी एक अगर हम प्रिपरेशन से कनेक्ट करें, यूज ऑफ इंटरनेट इन द प्रिपरेशन। इंटरनेट का सर पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। जो ये कमिटीज होते हैं, कमीशन होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, मैं 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को भी रेफर करूँगा कि आप लोग उन चीज़ों को करिए। वैसे तो मुझे लगता है कि एकेडमी में बहुत जो मटेरियल होगा बहुत ही रोबस्ट आप लोगों ने जो रिसर्च की होगी अच्छी होगी, बट जैसे नीति आयोग की वेबसाइट है, तो नीति आयोग में बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। कई बार क्या होता है, GS 3 में पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन रिपोर्ट से आ जाते हैं। तो आप ये है नीति आयोग की वेबसाइट को कई बार ब्राउज करिए, वो ज़रूरी होती है। प्रीलिम्स के लिए सर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट विजिट करता था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में FAQs नाम का एक सेक्शन है, तो उस FAQs से 2 या 3 साल लगातार एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया है। तो जो FAQs की वेबसाइट है, मतलब FAQs है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ज़रूर विजिट कर लेना। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की जो साइट, मैं ये नहीं कह रहा बहुत डिटेल में देखो ये, पर एक कर्सरी लुक दे दो, क्योंकि क्या होता है प्रिपरेशन तो सब लोग करते हैं, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती है ना सर। मतलब FAQs में कुछ एक बढ़िया सा कुछ एक क्वेश्चन बन गया, वही क्वेश्चन जो है कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है। तो इंटरनेट का यूसेज तो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ मैं क्या करता था, जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं कई बार मैंने जैसे राज्यसभा तो बताया था आपको कि राज्यसभा में जब ऑफिस से आता था तो मैं यूज़ करता था। इसके साथ साथ मैं ये कई बार करता था, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं कोई ना कोई यूट्यूब पे कोई ना कोई उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं उस टॉपिक का वीडियो देख लेता था। उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी हो जाती है और दिमाग भी आपको इतना ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता। तो यूट्यूब से तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करो, वो बहुत हेल्पफुल भी होती है वो चीज़। थैंक यू सर। उम्मीद करेंगे कि स्टूडेंट्स इस बात को नोट कर रहे होंगे कि इंटरनेट का पॉजिटिव यूज कैसे करना है आपको। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे, हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है प्लीज। सबसे पहले उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है आपको। थैंक यू हाँ पढ़ी दे रहे ना। Heartily congratulations as you will soon achieve the red Indian passport. Oh, thank you so much.
ऐसा क्या क्वेश्चन बोला यार सर सर पढ़ ही नहीं पा रहे। नहीं सर, इसमें से ये देख लें कि दो लिखे हुए हैं, पहले कौन सा बोल रहे हैं? मेरे को लगा कुछ गलत Which third language you like and would love to learn in JNU School of Language during your training, and why like that language? अरे वेरी नाइस क्वेश्चन यार। जेएनयू में नहीं सिखा रहे हैं आजकल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो आपको सीएफएल होता है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में जाना पड़ता है आपको, उस कंट्री में आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो प्रेफरेंस तो मेरी रहेगी फ्रेंच की, क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो भी कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं और ये, तो प्रेफरेंस तो मेरी रहेगी फ्रेंच की। अगर फ्रेंच नहीं मिलता है तो सेकेंड प्रेफरेंस वुड बी मैंडरिन, क्योंकि अभी चाइना जो है वो मतलब ऐसे काफ़ी ऐसे ग्लोबल प्लेयर टाइप बन रहा है। तो अगर आप चैलेंजिंग असाइनमेंट है, अगर चाइना अगर आप ये है तो डिप्लोमेट अगर आप चाइना के में सर्व करते हो तो मुझे लगता है वो करियर ग्रोथ वाइज भी वो बहुत अच्छा होगा। और क्या है, what were your preferential service this time in your DF and why? इस बार मैंने सिर्फ 4 सर्विसेज भरी थी, क्योंकि रेलवेज में तो मैं ऑलरेडी था। तो इस बार मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो मेरी आईएफएस ही है। सेकंड चॉइस क्योंकि आईएएस नहीं भरता और अगर जो चेयरपर्सन होता वो आईएएस होता तो फिर थोड़ा सा फिर वही चीज़ बताई मैंने, तो इसीलिए आईएएस फिर मैंने भरी सेकंड चॉइस। और थर्ड जो चॉइस है वो मेरी आईआरएस है, ठीक है। और जो फोर्थ चॉइस जो मैंने भरी थी वो मैंने आईपीएस भरी थी। तो इसमें भी वही था कि आईआरएस अगर मिल जाता तो आईपीएस का वो नहीं था, और आईएफएस अगर मिल जाता तो आईएएस नहीं था। तो इफेक्टिवली आई वाज लुकिंग फॉर ओनली 2 सर्विसेज। इट वाज आइदर इट वाज दिस आईएफएस और आईआरएस आईटी, वो 2 सर्विस। तो आंसर मिल गया, कुछ और एक्सपेक्ट था किसी के? वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए, अगर कुछ और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, रह गया, ऐसा लगता है छूट गया है, तो वो भी पूछ सकता है। सर वो पढ़ते पढ़ते कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है ना कि उठा के रख दो, बंद कर दो, बस दरवाजा लगा दो, जाना ही नहीं उसको, ऐसा लगता है। तो दरवाजा नहीं लगाता तो मैं बेटा फ्रस्ट्रेशन जरूर आता है। आएगा यार, ये बहुत पार्ट एंड पार्सल है, मतलब बहुत वीक में ज़्यादा। एक बार तो ऐसा होता है, कितना? वीक में एक बार तो लगता है कि अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जब 6 दिन आप लगातार पढ़ लो ना, उसके बाद एक दिन अपने आपको ब्रेक जरूर दो, जरूरी है यार। मतलब कितनी सारी कंपनीज जो क्या कर रही हैं, कंपनीज मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता है, मंडे टू सैटरडे ऑफिस रहता है, एक दिन के लिए ऑफ देती है ना, तो इसको इसी तरीके से ट्रीट करो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को ये मत करो कि जो, क्योंकि रिश्तेदार बहुत डिस्टर्ब करेंगे यार, रिश्तेदार ये बोलेंगे अरे क्या कर रहा है लड़का, तैयारी कर रहा है, अच्छा भला बाकी लोग तो जॉब कर रहे हैं, ये इसको एक जॉब की तरह ही लो कि तुम 8 बजे से 5 बजे तक या 8 बजे से 6 बजे तक जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तुम पढ़ाई कर रहे हो, टेक इट एज योर जॉब। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है। अपने आप को जिस दिन तुम रिस्पेक्ट करना चालू कर दोगे ना, उस दिन इट विल नॉट मैटर कि कोई क्या कह रहा है तुमसे। फ्रस्ट्रेशन आएगी, बिल्कुल है बहुत, क्योंकि यार प्रोसेस ऐसा है ना यार कि आपको लगेगा कि यार इतना अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, एमपीपीएससी का डेट आगे बढ़ जाती है यार। एमपी तो फिर भी इस मामले में बहुत बेहतर है अपने, बाकी स्टेट्स का 2-3 साल तक चल रहा है प्रोसेस। फ्रस्ट्रेशन आना तो बहुत ऑब्वियस है, बट ज़रूरी यहाँ पे ये है कि तुम, इसीलिए मैं कहता हूँ प्लान बी भी रख लो कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो ये तो हो गई, और ना प्रोसेस को एंजॉय करो यार। सबसे मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसको इस तरीके से करो। मैंने क्या बोला अभी कि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो चीज़ लोग देखें या नहीं देखें। अगर 2 साल की तैयारी के बाद अगर लोग कह रहे हैं ना अरे कैसा पागल आदमी है, अगर ये कह रहे हैं ना तो मतलब ये समझना वो आदमी पागल है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी प्रोसेस की तुमने तैयारी करी। तो पर्सनालिटी तुम सब लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। रिजल्ट तो एक चीज़ है, बट ये वाला जो पार्ट है, इसलिए फ्रस्ट्रेट होना थोड़ा सा कम करो। जितना कम फ्रस्ट्रेट होगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। और दरवाजे बंद मत किया करो। आंसर मिला होगा आपको। थैंक यू। एक और है सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए, थैंक यू। और क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक दैट मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट विल प्रोवाइड एन अपर हैंड टू दोज अपीयरिंग इन यूपीएससी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स विल प्रोवाइड एन अपर हैंड।
बट मैथ्स का क्या लेवल है आपका, कितनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, ये सिर्फ आप जानते हैं कि क्या है। अगर आप मैथ्स में यू आर वेरी गुड, आप बहुत कंफर्टेबल है मैथ्स करने के लिए, तो मैथ्स एज एन ऑप्शनल ले लो। मैथ्स का क्या है कि मैथ्स में ना बहुत ऐसे वो होता है, बाइनरी फॉर्म में चलता है मैथ्स। या तो आपके नंबर 340 आ जाएंगे या तो आपके नंबर 220 आएंगे। तो जब भी आप देखोगे ना मैथ्स के जो लोग होंगे, या तो एकदम ऐसे टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 में आ जाएंगे, या तो वो लिस्ट में ही नहीं होंगे। तो ऐसा होता है मैथ्स के साथ, क्योंकि वो नॉर्मलाइज करते हैं ना। नॉर्मलाइज मान लो किसी को 500 में से 470 मिल गए, तो उसको उसने 340 दे दिए, और जिसको 470 नहीं मिले, जिसको 400 ही मिले, 500 में से 400 भी अच्छे हैं, बट वो नॉर्मलाइज करेंगे तो उसको वो पहुंचा देंगे 260, 250 पे, तो वो फिर लिस्ट में भी नहीं आते। तो आप इतनी रिस्क लेने को तैयार हो, इस तरीके से करने को तैयार हो कि हाँ मतलब मेरे को आना सिर्फ टॉप 20, टॉप 30 में ही है, मेरे को सिर्फ फाउंड कैडर ही चाहिए, ये है, इतनी रिस्क ले सकते हो। तो मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, बट डिपेंड करता है कि तुम कितना कंफर्टेबल हो उसके साथ। क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम फियर फॉर द इंटरव्यू। फियर फॉर द इंटरव्यू, या जब मेंस होगा ना, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फियर हो गई। जब तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होगा और तुम्हारा मेंस क्लियर होगा, तो तुम्हें खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी भले उस चीज़ का तुम्हें फियर लग रहा हो, तुम खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार मैंने कुछ अच्छा ही किया है प्रीलिम्स में और मेंस में, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो वो जो फियर है अपना खुद थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। साइमल्टेनियसली बहुत सारे मॉक्स होते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स में बहुत सारे मॉक्स होते हैं, कुछ सीनियर से होती हैं, आप गाइडेंस ले लेते हो, तो फियर धीरे धीरे जब आप प्रोसेस का पार्ट बनते हो, तो वो खुद में खत्म हो जाता है। ये वाली सब चीज़ मैं न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी का अभी करूँगा, मतलब स्टार्ट करूँगा। तो उसमें और क्या चीज़ मैं ऐसा कर सकता हूँ जिसमें मेरा और कॉन्क्रीट बेस बन जाए यूपीएससी के लिए इन 4 years और 2 years और 3 years? बहुत सारे ना यूट्यूब पे वीडियोस हैं। हाँ, यूट्यूब के वीडियोस देखो, उससे क्या होगा। और जिसकी भी अभी बहुत जो इनिशियल लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, मैं उन सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोचिंग तो आ ही रहे हो, कोचिंग तो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ क्या है कि आप बहुत सारे यूट्यूब के आप खुद भी वीडियोस देखिए। जब आप ये देखेंगे ना, तो शुरू में क्या होता है, जो भी है, जैसे क्वेश्चन भी पूछा कि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है हफ्ते में, क्योंकि अभी ना तुम इनिशियल फेज में हो उसके। अगर तुम वीडियो से क्या होता है कि आप 1-2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं, देखते देखते इशू भी समझ में आ जाता है और आपका मन भी लग जाता है। तो जब मैंने स्टार्ट करा था, तो मेरे को उससे भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो मैंने जब तैयारी चालू करी थी, तो मैंने उस टाइम पे बहुत ही कम वीडियोस आते थे, बट आते थे वीडियोस। तो मैं उन वीडियोस से देख के अपने आप को बहुत वो कर लेता था कि हाँ यार ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ना इंटरेस्ट आने लगता है, और फिर क्या होता है, जब इंटरेस्ट आता है तो आपको लगता है आपने 6-8 महीने तो लगा दिए, अब आप इस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे। तो तब, क्योंकि शुरू में अभी तुम जब पढ़ाई भी चालू करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा यार करना है कि छोड़ दूँ, करना है, अभी तो 4 साल है, अभी मैं नहीं करता, ऐसा फेज आएगा तुम्हारे साथ। हाँ सर, लास्ट 6 months से मैं देख रहा हूँ वीडियोस यूट्यूब में और इंटरेस्ट आना चालू हो गया। हाँ। अब वो 2 चीजें हैं मैंने पकड़ के रखी है, एक एनसीईआरटी और एक न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला। तो उसके अलावा बस ये इट इज ओके कि उसके आगे भी कुछ है कि अभी 4 साल ठीक है, कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल यार, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। स्टार्ट रीडिंग योजना पढ़ना तुम चालू कर सकते हो। एनसीईआरटी अगर खत्म हो गई है, तो जैसे नहीं वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अगर ये है तो एनसीईआरटी कर लो यार, अच्छे से कर लो पहले। मतलब मैंने तो बहुत बाद में पढ़ी थी, बट एनसीईआरटी से क्या होता है, अच्छा बेस बन जाता है और बहुत सिंपल तरीके से एनसीईआरटी समझा देते हैं। और 6th क्लास से करनी है कि 11th 12th इज सफिशिएंट और एकदम बेसिक लेवल से कर लो, 6 से कर लो, मतलब ऐसे वो नहीं है। पर रिचुअल मत बनाओ कि हर एनसीईआरटी को पढ़ना ही है, ऐसा मत करो। कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी ज्योग्राफी के बारे में मैंने बोल दिया, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। नहीं, बट ज्योग्राफी की 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में फाइनेंशियल कंडीशन का क्या रोल है सर? यार फॉर्म तो 100 रुपये में भरता है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन यही होता है कि अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाओ, ठीक है। सस्टेन करना आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो लाइफ से। ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि आज की जो कंडीशन है
इंटरनेट बहुत सस्ता है, ठीक है, और सभी के पास स्मार्टफोन है, ठीक है, तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। बट हाँ ये है कि अगर तुम्हारा जर्नी लंबी है, 4 साल 5 साल की जर्नी अगर तुम्हारी लंबी है, जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरे को फाइनेंशियली मेरे को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी था, मेरे केस में ऐसा था, तो इसीलिए मैंने गेल की जॉब मैंने पकड़ ली थी कि ये है, तो इसलिए क्या था, वो मेरा प्लान बी था कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो है मेरे पास, लाइफ तो चलती रहनी चाहिए। तो अभी अगर प्रिपरेशन की स्टेज में हो जहाँ कुछ और नहीं कर रहे हो, तो पहले दूसरे साल बहुत प्लान बी के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अगर सस्टेन कर पा रहे हो तो कर लो। बट अगर यही चीज़, क्योंकि मैंने तो प्रिपरेशन ही चालू करी थी 26 साल में, अगर तुम 20 साल 21 साल के हो 22 साल के हो, ये है, तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अभी तुम्हारे लिए बहुत मैटर नहीं करेगी। 1-2 साल चिल मार सकते हो, ये घर वालों से ले लो पैसे और ये आप कर लो। सर प्रिपरेशन के दौरान एक डेली रूटीन का क्या रोल रहता है, और दूसरा सब्जेक्ट इतना वाइड सब्जेक्ट्स है, इतना वाइड सिलेबस है, उसको एक कॉन्ट्रैक्टिव वे में कैसे लाया जा सकता है, हम कैसे किया जा सकता है, जब सम अप करेंगे चीज़ों को कैसे उसको हैंडल करेंगे? देखो डेली रूटीन जो है वो डेली रूटीन आप खुद देखोगे कि क्या है, क्योंकि मैं इसीलिए आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड, क्योंकि मैं मेरी जो डेली रूटीन थी वो डिफरेंट थी, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑफिस में जॉब भी कर रहा था और ये है। बट हाँ मैं जब छुट्टी लेता था, जैसे मीन्स के 1 महीने पहले जब मैं छुट्टी ले लेता था, तो मैं रात में पढ़ने वाला आदमी हूँ, मतलब ये है, वैसे दिन में कोई 5 बजे उठा के रटवा दे चीज़ें मेरे से नहीं होती, मेरे को आप रात में 3-3 4-4 बजे तक जगा दो और मेरे से पढ़वा दो, वो मैं पढ़ भी लूँगा। तो वो हर किसी पे डिपेंड करता है कि आपका क्या है। अगर आप सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हो, ये है, तो वो आपका रूटीन है, और अगर आप ऐसे हो कि आप रात में स्लॉट कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि रात में क्या है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते भी नहीं है, और वो जो बीच बीच में जो मन होता है ना व्हाट्सएप कर लो, बाकी लोग तो सो जाएंगे, मैं व्हाट्सएप भी कॉल करेगा, तो उस टाइम पे इसीलिए मैं मतलब ऐसे रात वाला हूँ कि मैं रात में पढ़ाई करने वाला हूँ कि ये है। और जहाँ तक बात हुई जो तुम्हारी जो सेकंड क्वेश्चन की है कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में करो और किस तरीके से आखिरी में इस तरीके से हो कि तुम्हारे पास कुछ ही चीज़ें हों, तो मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि एक इशू पे सिर्फ 1 पेज का नोट बनाओ। तो क्या होगा कि जिस दिन तुम्हें, क्योंकि क्या होता है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, अब 2 पेपर होते हैं तो तुम्हें हार्डली तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि तुम 300-400 पन्ने पढ़ पाओ, है ना, तो तुम 100 पेज की एक नोट्स को रिवाइज कर लो, 100 पेज की तुम दूसरे पेज को रिवाइज कर लो, 200 पेज को तुम रिवाइज कर सकते हो। तो इसी तरीके से इस तरीके से नोट्स बनाओ कि तुम्हें आखिरी दिन में भी तुम उस चीज़ को देख पाओ, इसी तरीके से बनाना, एक इशू पे 1 पेज, इससे ज़्यादा तो वो इशू डिजर्व ही नहीं करता। अगर तुम बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें उस पर लिख रहे हो तो इसका मतलब है तुम बहुत सारी फालतू की चीज़ें लिख रहे हो, तो अपने आप को कुछ चीज़ इंटरनलाइज कर लो। अब जैसे अगर तुमने एग्जांपल, मैंने अभी तुम्हें फाइनेंस कमीशन को दिया था, तो फाइनेंस कमीशन का जब मैंने एग्जांपल दिया तो आर्टिकल नंबर 280 जो है वो तुम्हें याद होना चाहिए। अब तुम वही चीज़ अपने नोट्स में भी अगर लिख रहे हो तो वो जो है उस चीज़ का सेंस नहीं है, तो तुम वो चीज़ें लिखो जो एड ऑन है, बाकी कुछ बेसिक्स हैं वो तुमने इंटरनलाइज कर ली, वो तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, अब जल्दी से बताओ इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? तो ऐसी कुछ चीज़ें इंटरनलाइज कर लो, ठीक है। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो ये पूछना था कि जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं सर, उनसे कैसे डील करें इस प्रोफेशन की, जैसे बोलते हैं सर ऑफ फ्रेंड करता है, ये सब चीज़ों से यानी बहुत नॉर्मल है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, ये ना बड़ा नॉर्मल सा है, ये तो हो गई है। मतलब इनफैक्ट पेरेंट्स भी कई बार ऐसा है कि समझेंगे और कई बार ऐसा है कि नहीं समझेंगे। मतलब मेरी फैमिली इस मामले में मतलब ऐसे सपोर्टिव थी, बट कब तक सपोर्ट करेंगे यार, मतलब 1-2 अटेम्प्ट दे दो, 3 अटेम्प्ट दे दो, ठीक है भाई, तो ये है, तो ये होगा, ये नॉर्मल है। बट मैं तुम्हें दूसरा पहलू दिखाना चाहूँगा, मतलब मेरे साथ भी यही होता था, बट अब जो चीज़ें जो रिलेटिव चेंज हो गए हैं ना, सब ये मुझे तो बचपन से ही पता था इसका सिलेक्शन होगा, अब ये वाली चीज़ें होने लगी हैं, तो बहुत ज़्यादा मैटर मत करो यार, ये तुम्हारी जर्नी है और ये सिर्फ तुम्हारी जर्नी है, तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत मैटर नहीं करता। मतलब वो है ना गाना
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, बस बिल्कुल वैसे ही है यार। ये है तो एक स्टेटमेंट रहता है कि सबकी उम्मीद है तुमसे, इससे कैसे उम्मीद तो होंगी, सबकी उम्मीद तो होंगी। ये प्रेशर उम्मीद, अलग हो जाता है ना फिर। बात ये है ना कि इसका प्रेशर उनको लेने दो कि उम्मीद है आपको तो आप प्रेशर ले लो, तुम बिल्कुल प्रेशर फ्री रहो यार। बहुत ज़्यादा, एक तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को जितना सोशल सर्कल में रखोगे ना, उतना ज़्यादा तुम लोगों से बात करोगे और उन लोगों की बात तुम्हारे लिए मैटर करेगी। थोड़ा पॉइंट आएगा, तुम्हें खुद अपने आप को थोड़ा सा सोशल सर्कल से थोड़ा सा काटना पड़ेगा। काटना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि जैसे फेसबुक है, अभी तुम्हारे बाकी जितने भी जो दोस्त है ना, वो सब TCS, इन्फोसिस और विप्रो को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो ऑन साइट भी चले जाएंगे, फिर क्या होगा कि वो वहाँ से अच्छी अच्छी फोटोज भेजेंगे, तुम्हें लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। इससे कुछ नहीं होता, बस चीज़ें डिमोरलाइज होते हैं। अब हम यही होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। बट आज मैं वही बता रहा हूँ, आज वही जो मेरे जो दोस्त लोग हैं यही है, आज वही कहते हैं भाई तू कब आ रहा है भाई, एम्बेसी से ये लगवा देना। सोच रहा है, डिफरेंस सोच रहा है, वो जो US में बैठे हुए हैं और जो लोग जो है यूरोप में बैठे हुए हैं। ये चीज़ें जब तुम अदर साइड आओगे ना, तो इट विल ऑल अपीयर कि इट वाज वर्थ इट। अभी तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें सोशल सर्कल अपना काटना पड़ेगा। अल्टीमेटली लोग तुम्हारे पीछे आएंगे भी आएंगे, ये कंफर्म बात है। ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो डोंट वरी मच। सर एज वी आर एस्पिरेंट, तो हम अभी अपनी सराउंडिंग को जो देखते हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं जो हमें सर्विस में आने के बाद हेल्पफुल करेगा? सर जैसे कि अभी हम एस्पिरेंट हैं और नॉर्मल पीपल्स को देखते हैं, तो उनका सराउंडिंग में जो देखने का नजरिया होता है डिफरेंस होता है, तो ये हमारी चीज सर्विस में आने के बाद कितनी हेल्पफुल कर सकती है? यार एटीट्यूड ही है सबसे, मतलब जो लाइफ में जो मैटर करता है ना, वो एटीट्यूड ही है। अगर तुम्हारा जब तुम एस्पिरेंट हो तो तुम एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा तुम्हारे अंदर, ये है। तो जब तुम सर्विस में भी आओगे तो तुम लोगों को नेगेटिवली नहीं देखोगे, ये वाली चीज़ है। अभी सोसाइटी में क्या हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि अभी हम एस्पिरेंट हैं, तो अभी सोसाइटी में हमारा क्या रोल हो सकता है? एज एन एस्पिरेंट पूछ रहे हो तुम? यस सर। यार एज एन एस्पिरेंट तुम्हारा भी रोल यही है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और लोगों से बहुत हम्बली बात करो। अभी तुम्हारा यही रोल है। तुम्हारा जो है देखो, कुछ गीता में जो चीज़ कही गई है वो यही है कि तुम अपना कर्म करो, बस तुम्हें बस अपना करना है। तुम्हारा जो टास्क है तुम उसको करो, और तुम्हारा टास्क अभी ये है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम फ्यूचर में जाके देश को सर्व कर पाओ। तो तुम्हारा और अभी कुछ काम नहीं है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ रहा है कि क्या हम एस्पिरेंट की तरह में हम अभी भी लोगों के लिए हमें सिंपैथी आ जानी चाहिए, कंपैशन आ जाना चाहिए। प्रैक्टिकली बात ये कि नहीं आती, नहीं आती। मतलब ठीक है, कंपैशन रखो, सिंपैथी बिल्कुल रखो, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन सबसे प्राइमरी है, बाकी सब चीज़ें जो हैं लोगों के लिए सिंपैथी, रिलेटिव्स और फ्रस्ट्रेशन, बाकी सब कुछ सेकेंडरी। इम्पोर्टेंट अभी तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारी प्रिपरेशन। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मेडिकल फील्ड से अभी सेकेंड ईयर फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। मैंने कभी UPSC मतलब कैसे कोई क्रैक नहीं किया एग्जाम। इनिशियली मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उसमें। फिर मैंने उसके बाद BPD मतलब BPD भी से इंक्लूडेड है, तो उसके बाद मैंने BPD फिजियोथेरेपी मेडिकल कॉलेज में किया। अब मैं मुझे MBPSC की फिर से प्रिपरेशन करनी है, और अभी सेकेंड ईयर है, तो मतलब MBPSC का सिलेबस डिफरेंट और मेडिकल का सिलेबस डिफरेंट, तो आप उसके लिए क्या गाइड बताएंगे? तुम्हारा आंसर जो है वो सिर्फ मेडिकल फील्ड के लिए नहीं, इंजीनियरिंग वालों से पूछो कि कितना इंजीनियरिंग का सिलेबस MBPSC या UPSC से मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। इम्पोर्टेंट ये है कि इंटेंट रखो बस कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। मतलब मेरे 3 बहुत अच्छे जो दोस्त हैं वो डॉक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो जब मैं उनसे जब बात करता हूँ और जब मैं उनसे ये करता हूँ तो यही बात होती है कि यार एकदम ही फील्ड बदल गई और इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ यार उनसे कि मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरी भी कोई भी पढ़ाई इसमें नहीं आई कुछ, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्प नहीं करती। तो तुम बहुत ज़्यादा ये जो दिमाग में जो फियर है और दिमाग में है कि यार मैं मेडिकल से हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगी, मैथ्स भी बहुत ज़्यादा वीक है।
ये सब दिमाग का खेल है यार। अपने आप को जितना स्ट्रांग बनाओगे, अपने आप को जितना मेंटली स्ट्रांग बनाओगे उतना अच्छा। बल्कि बहुत अच्छी बात यह है कि तुम मेडिकल से हो तो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तुमने नीट ही करी है। नीट तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो जब तुम उस लेवल का टफ एग्जाम जब तुम क्लियर करने का सोच सकती हो तो यूपीएससी और एमपीएससी तो तुम बाकियों से बहुत ज़्यादा दे सकते हो। हमसे पूछो ना, हम तो इंजीनियर हैं, हम इतना नहीं पढ़ते जितना तुम नीट के लिए पढ़ लेते हो, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ क्लियरिंग बहुत ज़्यादा हैं बाकी लोगों से। सर आपके हिसाब से हिंदी माध्यम का रिजल्ट और किस तरीके से सुधारा जा सकता है? वैसे तो अभी है, सुधार रहा है धीरे धीरे, लेकिन और किस तरीके से ऐसा हो कि और बढ़ा जाए? यार अभी पता है सुधरने का एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये चीज़ें बाकी जो सराउंडिंग है ना उनमें भी ये चीज़ रियलाइजेशन है कि हिंदी में स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं बट रिजल्ट अभी कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा था। अब जो चीज़ें जो हो रही हैं, जो मटेरियल जो है हिंदी में आने लगा है, तो मुझे लगता है कि तुम वो मटेरियल को बस तुम ध्यान लगा के पढ़ लो और मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो जैसे यहाँ पे भी जो तुम्हें जो मटेरियल मिल रहा है ना उसको तुम बार बार अगर तुम पढ़ लोगे और उससे अगर कंठस्थ तुम हो जाओगे ना तो मुझे नहीं लगता तुम्हें मीडियम ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तुम्हारे सिलेक्शन में। तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम अच्छे से जो चीज़ पढ़ रहे हो। मैं सबसे ये चीज़ बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे मत जाना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जबलपुर में तो फिर भी तुम्हारे पास मटेरियल लिमिटेड ही है, कोचिंग में लिमिटेड है। दिल्ली में क्या होता है, वहाँ कोचिंग शॉप्स के बाहर इस तरीके से फोटोकॉपी शॉप्स लगी रहती हैं। वहाँ ये होता है अच्छा ये वाला मार्केट में नया मटेरियल है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो आधे से ज़्यादा बच्चे वहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि करना पढ़ना है तो पढ़ना क्या है। हर कोचिंग अपना 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 मटीरियल है। एक कोचिंग रेफर कर लो, एक कोचिंग अगर यहाँ आ रहे हो तो यहीं का मटीरियल रेफर कर लो, बट उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो। और चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर, सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सारगर्भित जानकारी देने के लिए। पॉलिटेक्निक जबलपुर के डायरेक्टर सुमित शर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ तो हमारे आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान